हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का द पॉलिटी डेस्क में। एक ऐसी डेस्क जहां पर आपको आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन एक ही डेस्क पर मिलता है। तो ये एक लेक्चर है जो कि इन कंटिन्यूएशन है आपकी पॉलिटी मास्टर क्लासेस का, जो मैंने एक एनसीईआरटी बैच स्टार्ट किया था। उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस बुक का कवर ऑलरेडी करा चुका है। अभी ये लेक्चर सेकेंड चैप्टर पे होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में एक्चुअली हमने ये देखा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखना है कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखो मेरे को पहले ना कुछ बेसिक चीजें जो है वो क्लियर करानी है आपको विद रिस्पेक्ट टू, मुझे आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर करवानी है विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, हमने देखा था कि डेमोक्रेसी कैसे इमर्ज होती है और क्या क्या फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, जिसमें से एक जो फीचर था, आप इसी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। जो पिछले वाली वीडियो है उसमें आप उसको पूरा देखिए अच्छे से। थोड़ी सी लंबी वीडियो है बट उसमें ऐसा नहीं है कि केवल जो है वो टू द टेक्स्ट पढ़ाया गया है, बट उसमें जो है वो बहुत मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं। आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फोर्थ फीचर था डेमोक्रेसी का जो हमने देखा था, उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि देयर शुड बी सर्टेन लिमिटेशंस या देयर शुड बी सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, उसमें मैंने ये बताया था कि जो डेमोक्रेसी होता है, जो रियल डेमोक्रेसी है, वहां पर क्या होता है, कुछ लिमिट्स होती हैं। किसके ऊपर लिमिट्स होती हैं? स्टेट की पावर्स के ऊपर। जो स्टेट की पावर्स होती हैं, ताकि स्टेट अपनी पावर्स को आर्बिट्रेरी मैनर में इस्तेमाल ना करे, ताकि स्टेट अपनी पावर्स को गलत तरीके से सिटीजन्स के ऊपर इस्तेमाल ना करे, जिससे कि जो सिटीजन के राइट्स हैं वो वायलेट ना हो। इसके लिए देयर शैल बी सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, अच्छा, तो ये लिमिट्स लगाता कौन है? क्या इन लिमिट्स को गवर्नमेंट डिफाइन करती है? कि जो लिमिट्स होंगी, क्या वो लिमिट्स, कौन सी लिमिट्स होंगी, कितनी लिमिट्स होंगी, क्या वो गवर्नमेंट डिफाइन करती है? या वहां पे रूल करने वाली एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर या जुडिशरी, कौन डिफाइन करता है उन पावर्स को? मतलब एक देश चलता कैसे है, कौन उस देश में क्या कैसे होगा, ये डिफाइन करता है। इसका आपको शायद लग रहा होगा कि आंसर टू दिस इज लॉस। भाई, कई लॉज हमें फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत सारे लॉज होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? बताओ। तो जो आपका आंसर क्या, लॉज है? अच्छा ठीक है, आई एक्सेप्ट दिस लॉज। कुछ ना कुछ लॉज होंगे जो आपको डिफाइन करते हैं लोगों के एक्ट्स को, लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। कुछ एक्ट्स होते हैं। कौन से एक्ट्स होते हैं? कौन से ऐसे, मैंने एक्ट्स गलत बोला, कौन से ऐसे लॉज होते हैं जो लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं? क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं? बट अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट खुद भी अमेंड कर सकता है।
रेगुलेटिंग पावर यहाँ तो पूरी पार्लियामेंट के हाथ में हो गई। और मानो कोई एक गवर्नमेंट ऐसी होगी यहाँ पे आके बोल देगी कि भाई अब से जो भी मतलब जो भी काम होगा वो सब हम डिसाइड करेंगे, तो वो भी तो एक्ट हो गया इनका। तो इसका मतलब तो फिर ये आर्बिट्रेरी पावर हो गई गवर्नमेंट की, हो गई कि नहीं होगी? तो देखो अब मैं कुछ क्लैरिटी लाना चाहूंगा कि होते लॉज ही हैं जो किसी भी सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। बट लॉज कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं स्टैचूटरी लॉज। स्टैचूटरी लॉज मतलब होते हैं जो कि एक स्टैचूट के रूप में पास होते हैं, जिनको कौन बनाते हैं? लॉ मेकिंग बॉडीज, जैसे पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो स्टैचूटरी लॉज होते हैं ये बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हो सकते, क्योंकि दे आर प्रोन टू अमेंडमेंट। ये अमेंड भी हो सकते हैं, और इनको फाइनली एनफोर्स करने की पावर किसके हाथ में होती है? एग्जीक्यूटिव के हाथ में। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, दैट इज दिस। तो क्या ये लॉज फाइनली पूरे सोसाइटी के, देश के सभी कंडक्ट्स को रेगुलेट करते हैं? अच्छा, मैं एक और बात पूछता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, चलो मैं वैसे कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को कॉम्प्लिकेट, बट पार्लियामेंट कैसे क्रिएट हुई है? हाउ इज पार्लियामेंट क्रिएटेड? किसने क्रिएट किया पार्लियामेंट को? ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, अब समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा हिंट आ रही होगी समझ में कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो एक तो मैंने आपको बताया स्टैचूटरी लॉज होते हैं, बहुत तरीके के लॉज होते हैं, बट जो मैं ज्यादा आपको और डीप नहीं अभी बता रहा, एक लॉज होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज? हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर द सुप्रीम लॉ ऑफ द। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर द सुप्रीम लॉज ऑफ द लैंड। ऐसे लॉज जिसको हर किसी को ओबे करना होता है। जो बॉडीज जैसे लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हमारे स्टैट्यूटरी लॉज बनाती हैं, दे आर ऑल्सो क्रिएटेड बाई दीज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ओनली। एक देश में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का मतलब होता है द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। देश के वो सुप्रीम लॉज, द हाईएस्ट लॉज, जिसको हर किसी को ओबे करना होता है, और जो लिमिट्स ये लॉज पुट करते हैं उस लिमिट्स के विद इन रह के काम करना होता है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बोल रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब जैसे ब्रिटेन है, मानो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, है ही नहीं। क्या वहां कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं है? है, डेफिनेटली है। बट कैसे हैं वहां पे? जो टाइम टू टाइम, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, वहां की पार्लियामेंट सोवरेन है उस देश में, तो वहां पर टाइम टू टाइम पार्लियामेंट जो जो लॉज पास करती रहती है, उसी लॉज को जो है वो कंपाइल करके और उस देश में इंप्लीमेंट करा जाता है। उन्हीं कंपाइलेशन ऑफ दोज लॉज इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, बट नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन।
रिटन क्यों नहीं है? वहां रिटन नहीं है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाएगा, बट वहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का मतलब द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ओके, तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्रेमवर्क। जैसे हमारी बॉडी है, बट बॉडी को एक फ्रेमवर्क क्या प्रोवाइड कर रहा है? द स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी इज प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। एक ढांचा प्रोवाइड कर रहा है कि यहां पर लॉज जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एनफोर्स कैसे होंगे, एडजुडिकेट कैसे होंगे, लोगों के राइट्स क्या होंगे, लोगों की ड्यूटीज क्या होंगी, देश के आइडियल्स क्या होंगे, ठीक है, देश को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, वो सब फ्रेमवर्क क्या होगा? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऑफ द लैंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने काफी आपके माइंड में कंफ्यूजन्स क्रिएट किए हैं, मैंने काफी आपको जो है वो मतलब सोचने पे मजबूर किया है कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं, बट इन सभी चीजों का आंसर जो है वो आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर। हाँ, तो देखो मैंने अभी आपको आइडिया एक दे दिया कि वो कौन से लॉज होते हैं जो जिन्हें हम देश के सुप्रीम लॉज कंसिडर कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं। एक और छोटी सी चीज आपके दिमाग से ये भी चली गई होगी कि क्या कोई देश जो है वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के चल सकता है? नहीं चल सकता। कहीं पर भी बिना कॉन्स्टिट्यूशन के एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। आपका घर नहीं चल सकता, अरे वहां भी तो कोई सुप्रीम लॉ होते हैं, बट वो चलो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे उनको, बट हाँ भाई सुप्रीम लॉ तो होते हैं कहीं ना कहीं। तो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती है, एक इंस्टीट्यूशन नहीं चलता है, तो देश तो कैसे ही चलेगा? ऐसा है कि डिफरेंस ये है कि कहीं रिटर्न होता है वो, कहीं अनरिटर्न होता है, ये भी चलो एक बात एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको। तो अब आगे देखते हैं, फिर चैप्टर में आते हैं। ठीक है, तो ये वही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ से जो है, चलो एक है डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। तो देखते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मैंने आपको ये बात समझा दी थी कि भाई देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो। ऐसे कुछ मिनिमम रूल्स होते हैं, मिनिमम या बेसिक रूल्स होते हैं जो कि लोगों को भी फॉलो करने होते हैं और साथ में गवर्नमेंट को भी फॉलो करने होते हैं। All such rules together are called as कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है कि लोगों के पास कौन कौन से राइट्स होंगे, गवर्नमेंट की क्या पावर होगी और गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी। ठीक है, इस चैप्टर में अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों। फिर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे जाता है, या इंडिया के केस में कैसे बनाया गया है, अफ्रीका में क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी और बनाया गया, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद और पहले में क्या डिफरेंस आए। जो जो देश जिसमें अपार्थीड इतना बुरा हाल था, वही देश एक टाइम पर बन गया रोल मॉडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर होल ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। तो कैसे, तो हु डिजाइन देम एंड इन व्हाट वे, कौन डिजाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कौन बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो कौन सी वैल्यूज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करती हैं। क्या कुछ लोग रैंडमली आके बैठ के ऐवी बना देते हैं, या फिर उनके माइंड में ऑलरेडी कुछ होता है जो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है, या कुछ आइडियल्स जो हम ग्रेजुअली डेवलप करते हैं अपने अंदर, वो या मतलब देखेंगे ये सब हम, है ना। अच्छा, तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है तो क्या उसको चेंज करना पॉसिबल है? अगर इसमें दो फिर चीजें आएंगी आपकी, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी और एक रिजिडिटी। तो मान लो ज्यादा फ्लेक्सिबल अगर बना दिया कि भाई तुरंत तुरंत चेंज हो सकता है,
तो जो गवर्नमेंट आएगी वो अपने हिसाब से चेंज कर देगी, ठीक है। अच्छा, तो फिर अभी ये कभी हिस्ट्री की अब जब एनसीईआरटीज पढ़ोगे ना, तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी में पढ़ना है, एक जब वेमर रिपब्लिक बना था, जब जर्मनी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें एक आर्टिकल 48 था, ठीक है, जो सबसे बड़ा रीजन बना हिटलर के राइज का। तो जब हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें पढ़ना कि कैसे उस एक आर्टिकल की वजह से जो है कितने खतरनाक जो है वो प्रोविजंस ऐड कर दिए जाते थे, कि जिसकी वजह से एक सेकंड में राइट्स खत्म लोगों के। तो कैसे रिलेट करना फिर आप यहां से उसको, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों बहुत जरूरी है इन दोनों प्रिंसिपल्स का बैलेंस होना, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और रिजिडिटी अगर आपने ज्यादा लेके आ गए आप, तो भाई मान लो 75 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन के लिए तो बनाया नहीं जाता है। अब उस टाइम पर और आज के टाइम में तो जमीन आसमान का फर्क है, पूरी सोसाइटी बदल गई है, ज्यादा रिजिडिटी लाओगे तो फिर तो जो है सोसाइटी में एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, भाई फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कुछ को आप सिंपल एक, जैसे आप सिंपल बिल आता है वैसे बिल ला करके और आप जो है वो चेंज ला सकते हो उसमें, जैसे पार्लियामेंट के थ्रू, है ना। बट कुछ के लिए आपको जो है फिर तीन तरीके होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के, सिंपल मेजोरिटी से, फिर एक होता है 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, और एक होता है 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये भी फिर इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स में हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद में तो ये, हाँ, फिर चेंज कैसे किया जा सकता है, कुछ एक रीसेंट एग्जांपल्स हैं, कि वन रीसेंट इंस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक इज ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका का बहुत लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी मेरे ख्याल में कितने हो गए हैं, तो 30 ईयर्स, 31 ईयर्स के लमसम हुए हैं अभी तो वहां, ठीक है। तो हाउ द साउथ अफ्रीकन वेंट अबाउट दिस टास्क ऑफ डिजाइनिंग, कैसे उन्होंने डिजाइन किया, तो फिर उसके बाद हम कुछ फिर पहले साउथ अफ्रीका का पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाएंगे, फिर इंडिया का देखेंगे। तो ऐसे करके हम इन लेक्चर को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो एक ना यहाँ पे एक नेल्सन मंडेला, ही वॉज दी फोरमोस्ट लीडर, ठीक है। इन्होंने जो है वो पूरे साउथ अफ्रीका की जो स्ट्रगल थी उस स्ट्रगल को लड़ा, 27 साल, छोटा नहीं होता, 27 साल तक जो है जेल में रहे थे, और जेल से जब यानी वॉकड आउट ऑफ जेल, तब का मंजर पूरे वर्ल्ड ने देखा, ठीक है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी सेइंग बोली है, बहुत बहुत फेमस सेइंग है ये। तो आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, ये बोलते हैं जो माइनॉरिटी थी, जो यूरोपियंस, जो व्हाइट पीपल थे, उनके अगेंस्ट फाइट किया है इन्होंने। एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन ऑल्सो। देखो एक्चुअली क्या था, कि अफ्रीका के अंदर व्हाइट वर्सेस ब्लैक का इशू रहा है हमेशा, ठीक है। जैसा इंडिया के अंदर है, बस इंडिया के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम, बस एक डिफरेंस था कि इंडिया के अंदर जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद जितने भी व्हाइट पीपल रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर, वो सब इंडिया से चले गए। बट अफ्रीका के अंदर क्या हुआ, कि जो व्हाइट पीपल वहां पे रूल कर रहे थे, दे एक्चुअली बिकेम द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री ओनली आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, व्हेन अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंग्लिश रूल, ठीक है। तो एक बस डिफरेंस हुआ, वहां पर प्योरली ब्लैक और व्हाइट इशू रहा है हमेशा से, ये माइनॉरिटी में थे, ठीक है, और ये मेजॉरिटी में थे, और ये बहुत गलत तरीके से इनके ऊपर रूल किया करते थे। तो नेल्सन मंडेला ये बोल रहे हैं कि एक तो मैंने व्हाइट डोमिनेशन को फाइट किया, बट साथ में मैंने ब्लैक डोमिनेशन को भी फाइट किया। कैसे, कि जब व्हाइट पीपल रूल कर रहे थे, तो इन्हें जो है इन्हें ओवरथ्रो करना था। बट जब ये सक्सेसफुल हो गया, जब अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद आया रूल ऑफ ब्लैक। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता, तो वो क्या करता, क्योंकि बहुत सारे लोग अफ्रीका में ऑलरेडी सेटल थे व्हाइट, एकदम से उनका जाना वाज नॉट पॉसिबल, तो वो वहीं रहने वाले थे, ठीक है। तो अब क्या होना था, अगर देखा जाए इतने साल तक जो प्रताड़ित ब्लैक थे, इतना बुरा हुआ था उनके साथ, तो वो क्या करते, वो फिर जो है व्हाइट के ऊपर रिप्रेसिव रूल्स इंपोज करते, जो इन्होंने इनके साथ किया, कि भाई अपना समय आएगा, है ना, अपना टाइम आएगा, आ गया था अब इनका टाइम। तो ये क्या करते कि इनके ऊपर जो है ऑपरेसिव रूल इंपोज करते। बट नेल्सन मंडेला वाज द पर्सन जिन्होंने कहा कि नहीं, जो उन्होंने हमारे साथ किया, हम वही सेम उनके साथ रिपीट नहीं कर सकते। तो ही फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन ऑल्सो। इन्होंने मना किया, ही वॉज द पर्सन हु स्टूड एंड सेड
कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें हम वही काम नहीं करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ में किया, व्हाइट ने हमारे साथ में किया। हम उन्हें भी बराबर का सिटीजन, एक एज अ सिटीजन दर्जा देंगे सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो ये अच्छा, उसके बाद में आई हैव चेरिश्ड द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड अ फ्री सोसाइटी। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं ये देख रहा हूं, नाउ वी आर इंजॉइंग, है ना, अब हम इंजॉय करने वाले हैं ये आइडियल्स, ठीक है, विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पर किसी को भी ऐसे जैसे व्हाइट जो है वो डिनाई कर दिया करते थे ब्लैक को, ठीक है, कि भाई ब्लैक्स जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक मल्टी कलर्ड भी हुआ करते थे, वो भी अलाउड नहीं है, कलर्ड पीपल, ठीक है, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो ये जैसे जैसे इनके ऊपर रिप्रेसिव लॉज, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, दे वर नॉट हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी दैट वाज एंजॉयड बाय दी व्हाइट पीपल, ठीक है, जब कॉलोनियलिज्म था अफ्रीका के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहेंगे। इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, बट इफ नीडेड बी, इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई। कितना सुंदर स्टेटमेंट है कि भाई देखो, ये दिखा रहा है इनके अंदर पैट्रियोटिज्म, इनके अंदर नेशनलिज्म। नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म में डिफरेंस है। पैट्रियोटिज्म इज द लव फॉर योर मदरलैंड, बट ही इज द अटमोस्ट, एक दिखा रहे हैं, ही इज द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब एक नेशन जहां पर जितने भी तरीके के लोग हैं, डाइवर्स लोग, वो सब एक साथ रहेंगे और कहेंगे यस वी बिलोंग टू वन नेशन, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं अपने जीते जी तो इन सभी आइडियल्स को अचीव करके ही रहूंगा, बट अगर मुझे उसके लिए मरना भी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। सी द काइंड ऑफ जील, है ना, इनके अंदर जो हमें देखने को मिली, ठीक है। तो बहुत बहुत एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है, ठीक है, नेल्सन मंडेला। तो अब नेल्सन मंडेला एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड, तो पहले देखेंगे हम इसमें कि क्या हुआ। तो 1964 के में क्या हुआ कि नेल्सन मंडेला और उनके 7 और लीडर्स थे इनके साथ, ठीक है, 7 और इनके कलीग्स कह लो, इनके साथ ही लीडर थे, ठीक है। उनको क्या हुआ, दे वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, मतलब हमेशा के लिए जो है इन्हें जेल में डाल दिया गया था। क्यों डाला गया था? बिकॉज दीज प्लस नेल्सन मंडेला वर फाइटिंग अगेंस्ट अ सिस्टम ऑफ अपार्थीड, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम देखेंगे आगे की स्लाइड में कि अपार्थीड एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। क्योंकि ये लड़ रहे थे सिस्टम के अगेंस्ट, इसीलिए इनको जो है वो नेल्सन मंडेला प्लस इनके 7 कलीग्स को जो है वो डाल दिया गया था जेल में, ठीक है। अच्छा, इनको जेल में कहाँ डाला गया था? एक बहुत वर्स्ट जेल है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, जो कि रॉबन आइलैंड है, ठीक है, बहुत दूर सा एक आइलैंड है जहां पर कुछ नहीं है, ठीक है, वहां इनको डाल दिया गया था। 27 साल तक जो है ये वहां पे जेल में रहे थे। जैसे काला पानी है ना इंडिया में, तो वैसे ही जो है वहां पे रॉबन आइलैंड था, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी हार्श कंडीशन थी, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी अपने आइडियल्स गिव अप नहीं किए। अगर कर देते तो जेल से मुक्त हो जाते, बड़े आराम से रहते, ठीक है, बट नहीं, ठीक है। तो फिर अपार्थीड रिजीम क्या है? तो अपार्थीड रिजीम जो है साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, ठीक है, इट वाज अ पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? जैसे सेग्रीगेशन मतलब होता है जैसे आप किसी एक बॉक्स में मान के चलो कुछ सब्सटेंस रख रहे हो, ठीक है, बट फिर आप जैसे इसके अंदर जो है एक रेड कलर की एक कोई चीज है, और साथ में इसमें जो है एक ब्लू कलर की कोई चीज है, ठीक है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ अभी, ठीक है, और साथ में इसमें जो है वो ब्लू कलर की चीज है। तो ये तो हो गया एक साथ आपने किसी चीज को रखा हुआ है, बट अगर फिर आप दो कंपार्टमेंट्स ड्रॉ कर दो, ठीक है, एक में ब्लू और एक के अंदर जो है वो आप रेड सब्सटेंस को रखोगे, ठीक है। तो ये क्या मतलब है? आपने एक चीज को सेग्रीगेट कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया, कंपार्टमेंटलाइज कर दिया। तो यहाँ एक पॉलिसी थी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की अंडर कोलोनियलिज्म, जहां पर लोगों को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया था, ठीक है, लोगों को सेग्रीगेट कर दिया गया था। तो और कैसे? ब्लैक्स जो थे वहां पे, जो ब्लैक मेजोरिटी, ठीक है, जो ब्लैक वहां की पॉपुलेशन थी, ठीक है, उसको बेसिक राइट्स तक नहीं दिए जाते थे, ठीक है। और प्रिविलेज मतलब सम स्पेशल स्टेटस किसको दिया जाता था? वो व्हाइट लोग जो बाहर से आकर के रूल कर रहे थे अफ्रीका अफ्रीका में, ठीक है, उन्हें जो है वो प्रायोरिटी दी जाती थी हर चीज में, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हो, चाहे वो अपर पोस्ट हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, लैंड हो, प्रॉपर्टी, कुछ भी हो, हर चीज में, ठीक है। सो दिस सिस्टम वाज कॉल्ड एज रेशियल सेग्रीगेशन, अपार्थीड सिस्टम, ठीक है। तो इनका सेक्रीफाइस क्या रहा? इन्होंने इतने जो 27 साल, अराउंड 3 डिकेड्स जो इन्होंने निकाल दी प्रिजन में, बट ही नेवर गेव अप। इनके जो एफर्ट्स थे, इसकी वजह से फाइनली जो अपार्थीड था वो एंड हुआ, ठीक है।
साउथ अफ्रीका में वो खत्म हुआ और डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और उसके बाद ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। ठीक है, 1990 में इनको रिलीज किया गया। ठीक है, प्रोटेस्ट जैसे इंडिया के अंदर हुआ, इंडिया के अंदर इतने ज्यादा जो है वो स्ट्रगल लड़ी, तो ऐसे ही वहां पर भी स्ट्रगल हुई। ठीक है, ही फॉट फ्रॉम बीइंग इनसाइड दी रॉबन आइलैंड। ठीक है, वहां से तक इन्होंने फाइट किया था। ठीक है, कभी पढ़ना अगर टाइम मिले तो, इनकी जो बायोग्राफीज है वो सब पढ़ के देखना कभी, तो पता चलेगा। ठीक है, ही प्लेड अ वेरी की रोल, ठीक है, इन गेटिंग पीसफुल नेगोशिएशन। ठीक है, तो अब इंडिपेंडेंस के बाद मुश्किल ब्लैक्स को मनाना था, क्योंकि बहुत लोग गुस्सा हो रखे थे, भाई इन्होंने हमें इतना प्रताड़ित किया, इतना बुरा हाल किया, इनकी वजह से हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए, इनकी वजह से हमारे पास आज कुछ नहीं है हमारे देश में रहने के बावजूद भी। बट इन्होंने पीसफुली उन्हें तक ये बात समझाई कि नहीं, पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। यही सेम चीज यहाँ आप देख लो, कि किसी के भी आप बेसिक राइट्स को डिनाई करोगे और आप खुद अगर प्रिविलेज एंजॉय करोगे, तो कल को जैसे हमने इनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, ये हमारे अगेंस्ट करेंगे, बिकॉज नाउ दे आर नॉट यूरोपियंस, अब तो ये यहीं के हो गए हैं ना, अब तो ये अफ्रीकन सॉइल के ही लोग हो गए हैं। तो इन्होंने समझाया इन्हें। ठीक है, तो अच्छा, मंडेला की जो स्टोरी है वो करेज, भाई 27 साल रॉबन आइलैंड की जेल में रहे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री देखना कभी नेट पर, रॉबन आइलैंड की सेक्रीफाइस, इनका इनकी जो फाइट थी जस्टिस के लिए, दैट वाज मार्वेलस, मतलब बहुत बढ़िया। ठीक है, इंस्पिरेशनल। अच्छा, अब देखते हैं कि स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। अपार्थीड क्या है? अपार्थीड एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम है जो कि साउथ अफ्रीका में था, ब्लैक्स वर्सेस व्हाइट। ठीक है, जिसमें जो व्हाइट यूरोपियंस थे जो सेटल हो गए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, वो वहां के रूलर्स बन गए थे। रूलर एज इन मुनार्क नहीं, बट वो वहां पे रूल कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, पीपल को डिवाइड कर दिया गया था स्किन कलर के बेसिस पे, एक व्हाइट थे, एक ब्लैक थे, और एक कलर्ड और इंडियंस। ठीक है, तो ऐसा था कि व्हाइट तो जो है वो बाहर से आए हुए लोग, जिनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रिविलेज दी गई थी। ठीक है, अच्छा, ब्लैक्स जो कि 3/4 थे वहां के लोग, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से 3/4 उनकी टोटल पॉपुलेशन थी ब्लैक्स की, और इनको जो है इंफीरियर स्टेटस दिया गया था। प्लस कलर्ड इंडियंस, जो ब्राउन पीपल है ना, जो ब्राउन होते हैं, जो इंडिया से इनको स्लेव ट्रेड का पार्ट बना करके और बंधुआ मजदूर बना करके, स्लेव्स बना के अफ्रीका में ले जाया गया था वहां काम करवाने के लिए। ठीक है, तो ये थे मिक्स्ड रेस के। ठीक है, ये अलग अलग इंडियन इमिग्रेंट्स भी थे इसमें। तो इनको ऐसे यू कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया था। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन को यू कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया था, इनको प्रिविलेज दी जाती थी, और इन दोनों को जो है वो ऐसे एक एक मतलब, मैंने तो कॉपीराइट की वजह से जो है वो डायरेक्टली फोटो कॉपी नहीं की इसमें, मतलब वो कॉपीराइट आ जाएगा, बट एनसीईआरटी में देखना एक फोटो दी गई है, वहां पे लिखा हुआ है कि नेटिव्स, वहीं के लोग, खुद के नेटिव्स, जो कि 3/4 पॉपुलेशन है, सोचो कितनी मेजोरिटी में है लोग, लेकिन फिर भी नेटिव्स, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ऐसी ऐसी फोटोज है, मतलब सुन के आज कितना गंदा लगता है, मतलब क्या ही करें, लेकिन जो करने वालों में अगर शर्म हो जरा भी, ठीक है, सुपीरियर, काय बात का सुपीरियर भाई। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगला। तो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड, वो ऑपरेसिव लॉज जो है वो अपार्थीड में लगाए जाते थे, ना तो ब्लैक्स को और कलर्ड पीपल को जो है वो कोई वोटिंग राइट नहीं था। ठीक है, जितने भी नॉन वाइट थे किसी को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। रेशियल मतलब कलर, जो स्किन का कलर है उसके बेसिस पे जो है वो सेग्रीगेट कर दिया गया था, कि कुछ स्कूल्स होंगे जो केवल व्हाइट के लिए होंगे, वहां पे कोई दूसरा नहीं एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, चर्च, टॉयलेट्स तक जो है वो ब्लैक और व्हाइट की सेपरेट कर दी गई थी। ठीक है, सच हॉन्टिंग थिंग इट वाज। ठीक है, अच्छा, फिर ब्लैक्स फॉरबिडन इन वाइट एरियाज, ऐसे पर्टिकुलर एरियाज बना दिए गए थे जहां केवल जो है वो वाइट रह सकते हैं। ठीक है, जहां कॉलोनीज डिवाइड कर दी गई थी जहां केवल वाइट जो है लोग रह सकते हैं, जहां पर दूसरे रेस के लोग नहीं आ सकते। ठीक है, अच्छा, बैन फ्रॉम प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, ना कोई अपनी एसोसिएशन बना सकते हो, ना प्रोटेस्ट कर सकते हो इस ऑपरेशन के अगेंस्ट। सोचो कितने हॉन्टिंग चीजें ये, बहुत दर्दनाक, बहुत ज्यादा दर्दनाक। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट इज रेसिस्टेंस, कैसे अब इन्होंने रेसिस्ट किया इस चीज को। रेसिस्टेंस स्टार्ट हुई 1950 में, मतलब ये जो स्ट्रगल थी अगेंस्ट दिस अपार्थाइड सिस्टम, दिस व्हाट स्टार्टेड इन 1950। 1950 में क्या हुआ, जो ब्लैक्स थे और जो कलर्ड थे और जो इंडियंस थे, कलर्ड और इंडियंस में डिफरेंस ये था कि इंडियंस तो पर्टिकुलरली इंडिया के लोग, और कलर्ड और जहां और कहीं अगर जगह से आए हुए हैं, जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थे, ठीक है, वहां से जो पर्टिकुलरली लोग, और इंडिया के अलावा जो बाकी जगह से आए हुए हैं, जो एग्जैक्टली ना ब्लैक है ना व्हाइट है।
ठीक है, उनको कलर्ड कह दिया जाता था। इन्होंने क्या किया, 1950 में प्रोटेस्ट, स्ट्राइक और मार्च करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक पार्टी बनाई गई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, दिस इज काइंड दिस वाज काइंड ऑफ अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था ना 1885 में, तो वैसे ही दिस वाज काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि सारे लीडर्स एक साथ आए। ठीक है, तो लेट द स्ट्रगल विद सपोर्ट फ्रॉम वर्कर्स यूनियंस, तो वहां पे वर्कर की भी कुछ यूनियंस थी। ठीक है, साथ में कम्युनिस्ट पार्टीज भी थे, तो इट वाज काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसके विद इन सारे लोग आकर के एक साथ, सभी लीडर्स आकर के, इवन कुछ ऐसे वाइट एलीज भी थे जो थोड़े से सिंपैथेटिक लोग होते थे, जिनमें थोड़ी सी बुद्धि होती थी, जिनमें जरा सा दिमाग होता था। ठीक है, तो वो लोग जो है साथ में आए। ठीक है, इवन जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी जो है वो फॉर्म तो किसने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, वो भी कौन था, वो तो ब्रिटिशर ही था। लेकिन उसने क्यों फॉर्म किया था, चलो वो तो खैर एक अलग थ्योरी है। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर वाली थ्योरी है, तो चलो वो खैर देखेंगे कभी अगर हुआ तो। खैर हिस्ट्री तो हमारा नहीं है, मतलब या मेरा नहीं है टॉपिक तो, लेकिन फिर भी हाँ। अच्छा, अगला इंटरनेशनल प्रेशर। ठीक है, तो कई कंट्रीज ने जो है वो फिर डिनाउंस भी किया। ठीक है, कई कंट्रीज उस टाइम पर ऑलरेडी जो है वो डेमोक्रेटिक थी, ऑलरेडी उनमें कॉन्स्टिट्यूशन था, काफी पावरफुल कंट्रीज थी, उन्होंने भी काफी ज्यादा प्रेशराइज बना कर रखा था ब्रिटेन। ठीक है, कि भाई क्या कर क्या रहे हो, ये क्या है, ये किस जमाने में हो आप। ठीक है, तो कि भाई ये अनजस्ट है, आप रेसिस्ट हो। ठीक है, रेसिस्ट तो चलो खैर कोई नहीं। तो गवर्नमेंट रिप्रेशन, ठीक है, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अब क्या ही करें, कई रेस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर भी, है ना। तो गवर्नमेंट रिप्रेशन, तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रिप्रेशन था। ठीक है, तो व्हाइट रूलर्स रिस्पोंडेड विद अरेस्ट, इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा रिप्रेस करने लग गए, अरेस्ट करने लग गए, टॉर्चर करने लग गए, मारने काटने लग गए। ठीक है, इवन अगर इंडिया में भी यही सेम चीज इन्होंने की, अमृतसर में जाके देखो कुछ मतलब ऐसी, मैंने तो देखा है वो फेसबुक वगैरह पे कि रेंगवा गली, वहां पर रेंग आते थे, मतलब रेंग करके ही चल सकते हो आप जो है। ठीक है, मतलब नीचे झुक के ही चल सकते हो आप, खड़े होकर भी नहीं चल सकते, ऐसी भी जगह है, मतलब इतना बुरा रिप्रेशन किया जाता था। ठीक है, तो मतलब इट वाज सो हॉन्टिंग, सो हॉन्टिंग, मतलब मार काट कर दिया जाता था अपने ही देश में, अपनी ही जमीन पे, बाहर से आके कुछ घटिया लोग और आप पे रूल कर रहे हैं। ठीक है, चलो किस्मत किस्मत, खैर आज भुगत रहे हैं, आज भुगत रहे हैं, है ना। तो डिस्पाइट एक्सट्रीम ऑपरेशन, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका कंटिन्यूड देयर फाइट फॉर जस्टिस टू इवेंचुअली लीडिंग टू द एंड ऑफ अपार्थाइड सिस्टम इन 1994। फाइनली 1990 में जो है नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ जेल। ठीक है, और 1994 में दे फाइनली अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ रूल दैट वाज लेड बाय माइनॉरिटी स्टूपिड पीपल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है कि ऑपरेसिव लॉज अंडर अपार्थीड, अपार्थीड में ऐसा क्या किया जाता था, ब्लैक्स को मना कर दिया जाता था कि आप व्हाइट जहां रह रहे हैं वहां जा भी नहीं सकते हो। ठीक है, इनको परमिट चाहिए होता था और परमिट दिया ही नहीं जाता था। ठीक है, सेपरेट फैसिलिटीज, आपको बस, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज जो भी कुछ है सब कुछ अलग मिलेगा, वो भी घटिया क्वालिटी, पता ही होगा आपको कैसा ही देंगे ये लोग, है ना। तो इनकी औकात ही क्या है देने की। तो नो पॉलिटिकल राइट्स, आप हमारी धरती पे आ करके और हम ही हमारी रिसोर्सेज पे जो है अधिकार जमा के और हमें मना कर रहे हो हमारी रिसोर्सेज, दिमाग नहीं कुछ नहीं। तो नो पॉलिटिकल राइट्स, मतलब नॉन वाइट को जो है वो ना तो वोटिंग राइट मिलेगा, ना कोई एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट मिलेगा, ना कोई यूनियन फॉर्म करने का राइट मिलेगा, कुछ नहीं। जो छोटी मोटी यूनियन है वो भी जो है वो जैसे जैसे फॉर्म हो भी गई है, उनके ऊपर भी इतनी सारी रेगुलेशन, तो ये हाल कर रखा था। ठीक है, तो आपको कोई एसोसिएशन नहीं फॉर्म करने का मौका मिलेगा, तो आप जो है प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हो। एसोसिएशन ही तो प्रोटेस्ट करती है, एक दो तीन आदमी मिलके क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन ही करती है प्रोटेस्ट, मतलब कलेक्टिव लोगों के जो कलेक्टिव वे में जो है वो अपने राइट्स को असर्ट किया जाता है एसोसिएशन में। ठीक है, बट एसोसिएशन बैन। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट अपार्थीड, 1950 से स्ट्रगल स्टार्ट हुई, ये जस्ट एक कंक्लूजन है। प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, मार्च सब स्टार्ट हुई, एएनसी फॉर्म हुई थी। एएनसी में फिर एएनसी खाली एक पार्टी नहीं थी, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, कुछ व्हाइट्स भी थे थोड़े बहुत, और जिनमें थोड़ा दिमाग था, और फिर कुछ जो है वो यूनियंस भी थे साथ में। ग्लोबल पूरे वर्ल्ड का अपोजिशन भी था उस टाइम पर। गवर्नमेंट ने जो क्या किया, रिप्रेशन करना शुरू कर दिया। व्हाइट गवर्नमेंट ने लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, टॉर्चर किया और साथ में मारा भी। ठीक है, बहुत सप्रेस कर दिया इस रेजिस्टेंस को। जो डिस्पाइट एक्सट्रीम ऑपरेशन, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका कंटिन्यूड देयर फाइट अंटिल दे गॉट जस्टिस, दैट मींस दे गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा,
अब आगे देखेंगे हम टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर फाइनली जब पार्थियड सिस्टम खत्म हो गया, कब खत्म हुआ? 1994 में जब खत्म हुआ ये सिस्टम, क्योंकि प्रोटेस्ट हुए थे, इतने स्ट्रगल्स हुई थी पार्थियड सिस्टम के अगेंस्ट। बट एक वो टाइम आ गया जब ब्लैक्स के इस जो है सप्रेशन को खत्म करना ही पड़ा गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को फाइनली ये रियलाइज हो गया कि अब आप अपने दम के बेसिस पे जो है वो ब्लैक्स को सप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। चेंज बाय द व्हाइट गवर्नमेंट, तो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को खत्म किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज के बैन को खत्म किया गया, और मीडिया की रेस्ट्रिक्शंस को भी खत्म किया गया, ठीक है। और फिर नेल्सन मंडेला को 28 साल, 27 नहीं था सॉरी 28 था, तो 28 ईयर्स के बाद में ही वॉकड आउट, ठीक है। 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेसी, नया फ्लैग, ठीक है, और मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। किसी गवर्नमेंट की बात कर रहा था कि उसमें फिर अब देखो कायदे से तो यही होता कि भाई व्हाइट ने इतना डोमिनेशन किया, व्हाइट को हटाओ, इनको फेंक दो नाली में, ठीक है, होना तो यही चाहिए था, ठीक है। बट फिर कुछ मतलब लीडर्स थे इतने ज्यादा फार साइटेड लीडर्स थे नेल्सन मंडेला जैसे, ठीक है। इन्होंने समझाया कि नहीं भाई देखो ऐसा कर रहे हो तो गलत हो जाएगा, आगे चल के फिर जो है एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म होगी जिसमें फिर आगे ये लोग रिप्रेस करेंगे, ठीक है, ये लोग फिर वही स्ट्रगल करेंगे, क्या ही मतलब रह गया फिर, ठीक है। तो इसीलिए काम करते हैं मल्टी रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जिसमें सभी को अलाउड होगा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई फाइनली। तो इसके बाद में हम देखते हैं नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला का एक मैसेज था कि एक काम करो, नीचे लोग हैं, नीच लोग हैं, माफ कर दो इन्हें, ठीक है, वाइट है, माइनॉरिटी है, माफ कर दो इन्हें, कोई बात नहीं, ठीक है। अपने आप में यूनिटी रखो, ठीक है। इस यूनिटी को तो सपोर्ट जवाहरलाल नेहरू भी करते थे। इन्होंने भी जो है फिर फाइनली एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की थी। इवन उस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था, ठीक है। बट मतलब पता चल गया था इंडिपेंडेंस तो मिलनी ही है। उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया था, मतलब उसमें पार्टिसिपेशन था उनका, और बहुत अच्छी लीडरशिप निभाई थी उन्होंने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भी। तो यही सेम आइडियोलॉजी नेल्सन मंडेला की भी थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा भैया पास्ट एक्शन, चलो गलती होगी, बच्चे हैं, माफ कर दो, ठीक है। तो बिलीव इन गुडनेस, आपको अच्छाई पे भरोसा रखना है, बिलीव इन गुडनेस, ठीक है। इनहेरेंट गुडनेस, महात्मा गांधी भी क्या कहते थे कि मतलब अपील टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर, जो ऑपरेस कर रहा है आपको, उसके अंदर भी एक कंसाइंस है जो उसको सच्चाई का पता चलाएगी। आप खुद को सेल्फ सफरिंग करो, आप सामने वाला देखेगा, उसकी कंसाइंस तभी तो स्ट्राइक होगी, ठीक है, और कभी तो वो मानेंगे, ठीक है। तो ये था, ये सभी लीडर्स मतलब ऑलमोस्ट बहुत बहुत इंटेलेक्ट होते थे यार। तो अफ्रीकन शुड नेवर लूज होप इन ह्यूमैनिटी, भैया ह्यूमैनिटी नाम की चीज होती है, ठीक है। तो ऐसे आप होप मत लूज करो, इक्वालिटी और जस्टिस पे बिलीव करो। एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पर सोशल जस्टिस इंश्योर होगा, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी, ठीक है। तो माफ कर दो उन्हें, ठीक है। लोगों ने सुना भी, भाई जो खुद जो है इतने 3 डिकेड्स तक जो खुद जो है रॉबिन आइलैंड में रह करके और आ रहे हैं, और फिर भी अगर ये बात बोल रहे हैं कि चलो माफ कर दो, तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी बात सच होगी, लोगों ने भी बिलीव किया इस बात पे, ठीक है। अच्छा, तो अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें बोथ व्हाइट रूलर्स भी और जो ब्लैक लीडर्स भी थे सब बैठे एक साथ नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। बहुत सारी डिस्कशंस हुई, अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लेकर के आया सभी डेमोक्रेसीज के लिए वर्ल्ड में, कि देखो भैया एक एग्जांपल देखो यार, मतलब एक बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और एक अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट, ठीक है। इंडिया का भी है ऑब्वियसली बेस्ट ही, ऐसा नहीं है, मैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्वियसली कैसे खराब बोल सकता हूँ यार, बेस्ट वो भी, मतलब इन लाइन ऑफ दीज बेस्ट 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 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का भी है, ठीक है। तो मोस्ट डेमोक्रेटिक इन द वर्ल्ड। तो कुछ की प्रिंसिपल्स रहे हैं इनके कि किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, पहले की मिस्टेक्स को माफ कर दिया जाएगा, और कंट्री सबकी है, जो भी यहाँ रह रहे हैं, ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, मैन हो, अरे फैब्यूलस। बहुत कम ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने तुरंत इंडिपेंडेंस के बाद वेमेन को भी बराबर राइट दिए, उनमें से एक अफ्रीका था, ठीक है, बराबर राइट वेमेन को भी मेन को भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम बात करेंगे, तो इम्पैक्ट क्या रहा अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का साउथ अफ्रीका को, जो कि एक मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कंट्री था, एक मॉडल बन गया डेमोक्रेसी का। अब तक जिस पर इतना गंदा जो है वो फॉरेन रूल हो रहा था, इतना गंदा कॉलोनियलिज्म था उसके ऊपर, बट नाउ दे बिकेम अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने कहा कि इट्स अ पैक्ट टू नेवर रिपीट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। हम जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इन्होंने कहा कि ये एक हम समझौता कर रहे हैं कि हमने जो गलती कर दी उसको कभी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और ए चार्टर फॉर अ शेयर्ड यूनाइटेड नेशन,
ठीक है, एक ऐसा चार्टर, एक ऐसा सेट ऑफ राइट्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कि जो कि भाई हम एक पूरा देश जो है वो यूनाइटेड है और हम कभी भी अब जो है नेक्स्ट ये रिपीट चीजें नहीं करेंगे। ठीक है, तो की लेसन क्या है? तो अफ्रीका का जो ये ट्रांजिशन था, ये बाकी को भी सिखाता है। ठीक है, जहां पर भी ऑपरेशन हुए सबको ये सिखाता है कि भाई देखो फॉरगिवनेस, ठीक है, यूनिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सबकी जो है रेस्पेक्ट होनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि माफ ही नहीं करना चाहिए, माफ भी देखो कर देना चाहिए। ठीक है, और यूनिटी पे भरोसा रखो, यूनिटी इज द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी फॉर एनी कंट्री। ठीक है, और कुछ वैल्यूज होती हैं जिन वैल्यूज जो हम आगे देखेंगे, वैल्यूज कौन कौन सी। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला का एक और कोट देख लेते हैं जो किताब में लिखा हुआ था कि हिस्टोरिकल enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness। कहने का मतलब ये है कि जो हिस्टोरिक एनिमीज रहे हैं, जिन्होंने इतने सालों तक हमारे ऊपर रूल किया, वो हमारे मतलब ब्लैक्स की तरफ से बोल रहा हूं मैं, कि नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जिन्होंने इतने समय तक हमारे ऊपर रूल किया वो अब हमारे हिस्टोरिक एनिमीज हैं। ठीक है, तो अब वो सक्सेसफुल हो गए इन ट्रांजिटिंग फ्रॉम अपार्थीड टू डेमोक्रेसी। उन्होंने भी, जो वाइट थे, ये अफ्रीकन्स के एनिमीज थे और इन्होंने भी ट्रांजिशन अपनाया, मतलब ट्रांजिशन जो है वो आने दिया कि फ्रॉम अ अपार्थीड सिस्टम टू डेमोक्रेसी। तो ये ट्रांजिशन क्या दिखाता है? ये ट्रांजिशन दिखाता है कि हर किसी के अंदर एक इनहेरेंट मतलब अंदरूनी गुडनेस होती है इन द अदर्स। ठीक है, सो द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर्स। तो हर एक दूसरे के अंदर एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है गुडनेस की। ठीक है, और माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस, दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो ये बता रहे हैं कि भाई मैं इस बात को कहना चाहूंगा, मेरी ये विश है कि साउथ अफ्रीकन आगे चल के भी कभी ना भूले एक बिलीफ इन गुडनेस, गुडनेस पर बिलीव हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, that they cherish that faith in human being is the cornerstone। और यही चीज जो है वो हमारे इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का, जो आगे आने वाला डेमोक्रेटिक सिस्टम है 94 के बाद में, इस डेमोक्रेटिक की यही गुडनेस एक कॉर्नरस्टोन रहेगी। कॉर्नरस्टोन क्या होता है? जो पिलर, अ मेन पिलर। सो दिस इनहेरेंट गुडनेस इज गोइंग टू बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। एक और कोट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। पास्ट की भी बात कर रहा है, क्या हमारे साथ हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, अपार्थीड नहीं होना चाहिए था, अपार्थीड था, खत्म कर दिया। एंड द फ्यूचर, आगे अब क्या होगा, आगे क्या हम सेम वही उनके ऊपर दोबारा से करेंगे? नहीं करेंगे, अब सब अच्छा ही होगी। ठीक है, अब सब अच्छे से होगा। ऑन दी one hand is the solemn flag pact in which as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। एक तरफ तो सभी अफ्रीकन मिल करके इस बात को अब मतलब प्रण ले रहे हैं। ठीक है, एक रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि भाई अब क्या होगा कि अब से हम कभी जो पास्ट में हुआ ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो वाइट ब्लैक्स पर करते थे, इस मिस्टेक को कभी रिपीट नहीं होंगे, होने देंगे, और ना खुद अब इंडिपेंडेंस के बाद रिपीट करेंगे। ठीक है, but it is more than that, it is also a charter for transformation of our country into one which is truly shared by all its people। ये केवल इतना नहीं है, इसमें हम ये भी बात कह रहे हैं कि अब हम एक ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जो देश सबका होगा। जो जो अफ्रीकन है, चाहे वो व्हाइट है चाहे वो ब्लैक है, अब ऐसा देश सबका होगा। ठीक है, अच्छा, तो अ कंट्री विच इज द इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक व्हाइट मेन विमेन। ये देश अब सबका है। ठीक है, किसी एक का नहीं है अब। ठीक है, जैसे पहले व्हाइट का नहीं था, अब ब्लैक का भी नहीं है खाली। ठीक है, तो ये दिस इज द पिक्चर, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अब देखो, इतना हमने डिस्कशन देखा पूरा साउथ अफ्रीका का कि वहां पर भाई जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ गया, जब तक ऐसे ही जो
लॉज पास किए जा रहे थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स या फिर जो हम कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो व्हाइट पीपल जो वहां पर लॉज पास करे जा रहे थे, ठीक है, तो उससे जो है वहां पे देश को चलाए जा रहे थे, ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के रूप में। तो वो सब जो है वो क्या था, बहुत डिस्क्रिमिनेटरी था, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था कि उसमें जो विल है, जो रूलर है उसकी विल प्रिवेल करती है, जो रूलर करना चाहेगा वो होता है उसमें, ठीक है। लेकिन अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए फिर, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका एक एग्जांपल है जो हमें बेस्ट ये बताता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी क्यों जरूरत है डेमोक्रेसी में। द स्ट्रगल बिटवीन द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड क्रिएटेड डीप मिसट्रस्ट, ठीक है। तो अब देखो इससे क्या हुआ, बहुत सारी मिसट्रस्ट पैदा हुए, ठीक है, जो ये स्ट्रगल चल रही थी ऑपरेसर और ऑपरेस्ड की, इससे कई मिसट्रस्ट पैदा हुए। बोथ ग्रुप, ब्लैक ये चाहते थे मेजोरिटी रूल और सोशल राइट्स, और व्हाइट्स चाहते थे प्रोटेक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड प्रिविलेज। क्या था कि अब तक ब्लैक्स को ये चाहिए था कि हमें भी बराबरी का अधिकार मिले, हमारा देश है, हम यहाँ के लोग हैं, नेटिव लोग हैं, ठीक है। ब्लैक ये चाहते थे कि हमें सोशल राइट्स मिले। बट अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था या जब इंडिपेंडेंस मिल रही थी, उस टाइम व्हाइट्स को अब ये डर था कि जो जो उन्होंने गंदे तरीके से इलीगल वेज ही मान लो बेशक, तो जो जो इलीगल वेज से हमने प्रॉपर्टी को अर्जा है, जो जो प्रॉपर्टी अब हमें मिली है, तो और जो प्रिविलेजेस हम अभी तक एंजॉय कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इन्हें इस बात का डर था। तो एक कॉम्प्रोमाइज आया फिर, ठीक है, और एक कॉम्प्रोमाइज जरूरी था, ठीक है, जिसमें क्या फॉर्म किया गया, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। तो ये मल्टी रेशियल गवर्नमेंट क्या था, यही तो एक कॉम्प्रोमाइज था ना, दिस वाज द ओनली कॉम्प्रोमाइज दैट वाज ड्रॉन देयर। तो अब देखो इसमें क्या था कि बट हाउ कुड बोथ साइड इंश्योर फेयरनेस एंड प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अब मान लो कि व्हाइट आकर के ये बोल दे कि भाई हमारी प्रॉपर्टी मत लो, ठीक है, हमें जो है छोड़ दो, माफ कर दो, ठीक है, और ब्लैक ये बोले कि भाई चलो ठीक है माफ कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, रहो आराम से, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्या गारंटी इस बात की, व्हाट इज द गारंटी फॉर दिस। कल को क्या पता आकर के ले लिया इनकी प्रॉपर्टी, और कल को जो है व्हाइट या कुछ ऐसा कर दे कि भाई, क्योंकि पावर तो है ही, प्रॉपर्टी तो है ही इनके पास, तो प्रॉपर्टी के दम पे क्या पता ये लोग कुछ ऐसा कर दे कि भाई इनके अगेंस्ट दोबारा से वही सिस्टम, पुराने वाला सिस्टम ले आए। तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन। भैया एक काम करो, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, लिख दो उसमें, ठीक है, कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बेसिक लॉज होंगे, कौन से ऐसे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, कौन से ऐसे कुछ बेसिक लॉज होंगे जो कि सबको फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि हर किसी को मानने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में। तो ऐसे कोई काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और उसमें मेंशन कर दो सब चीजें, फिर देखो कोई कैसे क्या करेगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा फिर एक क्वेश्चन आएगा छोटा सा मन में, भाई कॉन्स्टिट्यूशन चलो हमने लिख दिया मान लो, ठीक है, अब फिर उसको भी कोई ना माने तो क्या होगा, क्यों माने हम कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट में बात करेंगे उसकी सबकी, ठीक है। तो देखो, व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ऐसे रिटन रूल्स है जिनको हम कह सकते हैं सुप्रीम, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, कुछ ऐसे सुप्रीम लॉज जो कि सबको मानने पड़ते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है ना, सुप्रीम लॉज दैट डिफाइंस, अच्छा, तो ये सुप्रीम लॉज एक्चुअली करते क्या है, ये सुप्रीम लॉज का काम क्या है, ठीक है। इनका काम है ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखो किसी भी देश में, चलो अभी तो हमने साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ही देखा तो वही समझ लेते हैं। भाई यहाँ पर जो है वो ब्लैक्स भी अब रहने वाले हैं, यहाँ पर व्हाइट्स भी रहने वाले हैं, और यहाँ कलर्ड भी रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपस में हमेशा, देखो हमेशा इनके बीच में मिसट्रस्ट तो रहेगा, क्योंकि डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस एकदम खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। मिसट्रस्ट हमेशा रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि कुछ ऐसे सर्टेन राइट्स आप जो है वो डिफाइन कर दो कि भाई तुम्हें भी ये राइट मिलेंगे, तुम्हें भी, और तुम्हें भी, सबको ये राइट्स मिलेंगे, जिससे कम से कम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में ये लोग आपस में ट्रस्ट कर पाएंगे कि कहीं अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो भाई लॉ देख लेगा देश का, ठीक है, तो इसलिए मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो ये इस चीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट,
इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि वरना तो लोग एक दूसरे पे मिसट्रस्ट ही करते रहेंगे, एक दूसरे से बात करना भी लाजमी नहीं समझेंगे, ताकि कम से कम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के रख सकें। इसीलिए जो है वो ये काम करता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर है अगला आपका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया था आपको कि भाई एग्जीक्यूटिव कैसे फॉर्म होगा, जुडिशरी कैसे फॉर्म होगी, लेजिस्लेचर कैसे फॉर्म होगा। तो गवर्न कौन किसको गवर्न करेगा, कौन डिसीजन लेगा, किसके डिसीजन प्रिवेल करेंगे, कुछ गलती होती है तो कौन देखेगा। तो ये सब क्या काम होता है, किसका काम होता है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है। तीसरा है लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट। हो सकता है कि ये गवर्नमेंट जो बने वो अपनी पावर से ज्यादा पावर इस्तेमाल करने लग जाए, वो लोगों को गलत ट्रीट करने लग जाए, वो आर्बिट्रेरी पावर इस्तेमाल करने लग जाए। तो उनके ऊपर उनके मिसयूज से बचने के लिए लोगों को एक काम किया जाता है कि कुछ सिटीजन्स को राइट्स दे दिए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है इन राइट्स को वायलेट नहीं कर पाएगी। सो दीज आर दी नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ओवर दी गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट इनको नहीं कर सकती है ताकि लोगों के राइट्स ना वायलेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर चौथा काम है पीपल्स एस्पिरेशंस। अब देखो लोगों की अपनी अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, तो सभी लोगों की एक कलेक्टिव कुछ एस्पिरेशंस होती हैं। क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए, फेयरनेस चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, इक्विटी चाहिए, ठीक है। इक्वलिटी इक्विटी दोनों अलग चीज है, ठीक है। इक्वलिटी में भाई सबको बराबर मिलेगा, इक्विटी में नहीं, अगर किसी को थोड़ा ज्यादा चाहिए थोड़ा ज्यादा मिलेगा, थोड़ा कम चाहिए थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डिसएडवांटेजेस पोजीशन में बी, ठीक है। तो एक जस्टिस चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, फ्री लिबर्टी फ्रीडम, ठीक है, वो सब चाहिए। वो सब क्या है, कलेक्टिव विशेस ऑफ द पीपल, ठीक है। अब आप अपनी विश की बात मत करना, आपका आईएएस बनना हो तो बनोगे बिल्कुल, है ना, लेकिन यहाँ पर कलेक्टिव विशेस की बात हो रही है, ठीक है। तो कलेक्टिव विशेस दिखाता है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इंशाइंस द कलेक्टिव विशेस ऑफ द पीपल, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो देखो जैसे नेक्स्ट ये है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नॉट ऑल कंट्रीज विद कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। देखो हर देश जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक हो भी सकते हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन नॉन डेमोक्रेटिक हो भी सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वेमर रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें एक आर्टिकल 48 था, किसी भी मूवमेंट जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक छोटे से प्रोमलगेशन से लोगों के राइट्स खत्म कर सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल है नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस के, लेकिन एवरी डेमोक्रेसी मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन टू फंक्शन प्रॉपरली। तो लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो आपके देश में, डेमोक्रेसी रहे आपके देश में, तो वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। यूएसए की बात कर लें तो इंडिपेंडेंस के बाद वहां पर भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ठीक है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहां पर भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आया था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियल है ऑर्डर मेंटेन करने में, ताकि एक प्रॉपर तरीके से जो है वो गवर्नमेंट चल सके, लोगों के राइट प्रोटेक्ट हो सके और एक फेयर सोसाइटी बन सके, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, ठीक है। तो इसमें कुछ हम चार पार्ट्स में इसको चैप्टर डिवाइडेड है, हमने भी इसको स्लाइड्स को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे जो सिटीजन से एक सब्जेक्ट से सिटीजन बने लोग, कैसे फिर जो है पार्टीशन हुआ, साथ में पार्टीशन नहीं, इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी बट साथ में पार्टीशन भी मिला था और कम्युनल वायलेंस भी हुई थी। फिर ये है कि कैसे जो है फिर देश की यूनिटी को इंश्योर किया गया, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज तो बेवकूफ बोल के चले गए थे, भाई जिस भी प्रिंसिपल स्टेट को इंडिया के साथ रहना है रहो, पाकिस्तान में जाना पाकिस्तान के साथ रहो, जाओ, इंडिपेंडेंट रहना है इंडिपेंडेंट रहो। एक पूरा नक्शा बना के गए थे बेवकूफ लोग, ताकि देश जो है वो हमारे 565 पार्ट्स में बटे। सोचो, बहुत घटिया घटिया लोग, ठीक है। तो अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अब भाई एक मतलब जस्ट एक न्यू बॉर्न नेशन था, क्या फ्यूचर होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता था, ठीक है। इट वॉज हाईली अनसर्टेन, ठीक है। तो अब बात होती है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो इट वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम सब्जेक्ट्स टू द सिटीजंस, ठीक है। तो क्या मतलब है इसमें, देखो दो चीजें होती हैं। देखो एक होते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक होते हैं सब्जेक्ट्स और एक होते हैं सिटीजंस। देखो एस्पिरेंट, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट्स मतलब होते हैं, सब्जेक्ट्स यूजुअली वो टर्म है जो कि यूज की जाती है मोनार्की में। राजा ने जो बोल दिया मानना पड़ेगा, आपके खुद की कोई एस्पिरेशन नहीं है, खुद के आपके कोई राइट्स नहीं है, उतने ही राइट्स आप एंजॉय करोगे जितने आपको दिए जाएंगे,
ये बाय द रूलर कभी भी खत्म हो सकते हैं, वो आपके अपना कोई सेइंग नहीं है, कुछ नहीं है आपका, ठीक है। आपको इक्वल एंटाइटलमेंट नहीं है स्टेट की, ठीक है। आप बराबर नहीं हो कभी भी, सब्जेक्ट्स आर नेवर द इक्वल सिटीजंस, इक्वल एंटाइटलमेंट नहीं है उनको। और सिटीजंस क्या होते हैं, दे आर इक्वली एंटाइटल्ड, एवरी सिटीजन इज इक्वली एंटाइटल्ड टू ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। मतलब ये भी नहीं कह रहा कि सब आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, बट कम से कम सिटीजनशिप में सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आईएएस ऑफिसर बनने की। आ रही है बात समझ में? तो कम से कम इट इज बेस्ड अपॉन द नोशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, इक्वल राइट्स होंगे, फ्रीडम होगी, लिबर्टी होगी, सब कुछ आपको जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सब दिया जाएगा। हाँ, वो बात है, मैंने आपको फर्स्ट वाली क्लास में बताया था कि ये एक आइडियल्स है जिनको हम हमेशा कोशिश करते हैं इन तक पहुंचने की, ठीक है। जरूरी नहीं है इन तक हमेशा पहुंचे, लेकिन कोशिश करते हैं हम ताकि इन तक पहुंचे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर ये बात हो रही है कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियंस वर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये वैसे तो यूजुअली मोनार्की मैंने आपको बताया यूज होता है, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पे कौन सा कुछ अलग था, ठीक है। वहां का बैठा मोनार्क डायरेक्टली इंडिया के ऊपर रूल किया करता था, ठीक है। तो अब यही बात है कि इंडिया के ऊपर जो है वो इक्वल एंटाइटलमेंट थी नहीं, ठीक है। माइनॉरिटी रूल था इंडिया में उस टाइम पर, कॉलोनियलिज्म था। दूर बैठे एक बेवकूफ लोग आकर के जो है वो रूल किया करते थे धोखेधड़ी से, ठीक है। अच्छा, आफ्टर 1947 क्या हुआ, दे बिकेम फ्री सिटीजन्स। फ्री इन द सेंस, फ्री मतलब कोई जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं उनके ऊपर, कोई जो है वो बंदिश नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। एकदम फ्रीली आपको जो चाहे वो आप कर सकते हो, ठीक है। रिक्वायरिंग न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। लेकिन अब क्या था, अब इस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बेसिक लॉ चाहिए थे, कुछ बेसिक रूल्स चाहिए थे। तो वो कौन से रूल्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से वही वाली बात आ गई, ठीक है। तो सब्जेक्ट से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सिटीजन्स में, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं फिर। तो अब क्या हुआ देखो, इंडिपेंडेंस तो मिली थी, ठीक है। खैर मिली क्या थी, हमने ली थी, ठीक है, हमने छीनी थी, ठीक है। क्योंकि इंडिपेंडेंस किसी के बाप की नहीं थी, ठीक है। जो बेवकूफ लोग सोच रहे थे कि उनकी बाप की जागीर है इंडिया, ऐसा नहीं था, ठीक है। हमने दिखा दिया उन्हें। तो पार्टीशन और कम्युनल वायलेंस, ठीक है। इंडिया को डिवाइड किया गया था रिलीजियस डिफरेंसेस के बेसिस पे, ठीक है। कि भाई ये इंडिया यहाँ वाला, जस्ट एक इलिस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ कि मान लो ये जो है वो इंडिया, और यहाँ वाला एरिया और यहाँ वाला एरिया, ठीक है। इसको क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस मेजोरिटी है ना, एक मुस्लिम कम्युनिटी वहां पर ज्यादा है, तो इसको जो है वो देश से अलग कर दिया जाएगा। इंडिया अलग और ये जो है वो दोनों कलेक्टिवली अलग, ठीक है। तो रिलीजियस डिफरेंसेस के नाम पर जो है वो देश को पार्टीशन तो कर दिया गया था, जिससे की वजह से एक सेपरेट कंट्री बना था जो कि पाकिस्तान था, ठीक है। 10 लाख लोग उस टाइम पर करीब करीब जो है वो वायलेंट क्लैशेस में मारे गए थे। क्यों मारे गए थे, हम क्लास 12th की जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली किताब है उसको पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा। फर्स्ट चैप्टर है उसमें, ठीक है। सो चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, उस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे ही पार्टीशन किया गया, यहाँ पर कुछ बेचारे हिंदू सिख जो थे वो ट्रैप हो गए थे, यहाँ कुछ जो है वो हिंदू बंगालीज थे वो ट्रैप हो गए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कुछ बेचारे मुस्लिम ट्रैप हो गए थे, यहाँ कुछ मुस्लिम ट्रैप हो गए थे, अमृतसर, लाहौर, कलकत्ता, ठीक है। कम्युनल जोन्स बन गए थे यहाँ पे। इंडियंस को ये गुस्सा था, तुम मुस्लिम निकलो यहाँ से, पाकिस्तान में जाओ, तुम्हारी वजह से देश बटा है। उनको ये गुस्सा था कि ये देश हमारा तुम्हारी वजह से बटा है, ठीक है। तो अब कहाँ से लौटेगा बेचारा हमारा वो एकजुट हिंदुस्तान, अखंड भारत। खैर, अगर कोशिश रही तो आगे भी होगा, ठीक है। अखंड भारत डजंट मीन हिंदू स्टेट, अखंड भारत मीन्स यूनाइटेड स्टेट, अ कंट्री विच वाज ऑलवेज यूनाइटेड, विच हो सकता है इन टाइम टू कम, अगर हम जो एजुकेटेड लोग, जिनमें दिमाग है कि भाई अगर हम यूनाइटेड रहेंगे, हमारा मिलिट्री एक्सपेंसेस कम होंगे, हमारे जो उलूल जुलूल की लड़ाइयां झगड़े सब खत्म होंगे, तो हम ही वो लोग हैं जो हो सकता है आगे चल के देश को यूनाइट कर सके वापस, ठीक है। एंड नेवर ट्राई टू कोरिलेट दीज टू थिंग्स, अखंड भारत एंड हिंदू स्टेट। हिंदू स्टेट नहीं है, पॉसिबल नहीं है हिंदू स्टेट, ठीक है। 10 लाख लोग मारे गए, ठीक है। वायलेंट क्लैशेस हुए, ठीक है। ट्रॉमा ऑफ रिफ्यूजी, अब वहां से जो हिंदू सिख्स थे आ रहे थे, यहाँ से मुस्लिम बंगालीज आ रहे थे, यहाँ से वहां जो है वो आपका जो मुस्लिम्स थे वो माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे मुस्लिम जो है वो माइग्रेट कर रहे थे, इसमें लोग मारे गए। वो एक फोटो भी देखी होगी आप लोगों ने, जो एक ट्रेन में बैठ के पूरा लद के जो है वो लोग जा रहे हैं, तो यही बहुत बहुत बुरा मंजर था उस समय, ठीक है। 10 लाख के आसपास लोग जो है वो मारे गए थे इन्हीं क्लैशेस में, डिस्प्लेसमेंट था। और मास डिस्प्लेसमेंट हुआ
था और इसी मास डिस्प्ले लोगों को अब रिहेबिलिटेशन देना था। ठीक है, रिहेबिलिटेट करना था अब इन लोगों को। अब इनको जो है वो वापस से जो है वो कहीं बसाना था ला करके। जैसे दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली का क्योंकि मुझे पता है ज्यादा, तो दिल्ली में जैसे कैंप है एक एरिया जीटीबी नगर, तो इसको आज भी कैंप बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इट वाज अ डेरा। ठीक है, वहां पे अब जितने भी जगह है उनके नाम अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे इंदिरा विकास कॉलोनी, ठीक है, जैसे आपका नेहरू विहार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे मुखर्जी नगर है, नेहरू जी के नाम पे नेहरू विहार है। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो उत्तम नगर, ठीक है, तो ये उधम सिंह रिलेटेड। ठीक है, जैसे अगर आप बात करोगे तो तिलक नगर तिलक के नाम पे है ना। तो ये सब जगह है, जो लाजपत नगर लाजपत है ना, तो कौन थे फ्रीडम फाइटर है ना, उनके नाम पे है, लाला लाजपत राय। तो ये सब फिर जो है यहाँ लाके रिहेबिलिटेट किया गया लोगों को। ठीक है, तो ये चीज थी। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे क्या था, देखो इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैं अच्छे से समझाता हूँ इस चीज को, देखो आपको। तो अगर हम देखें तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश इंडिया था, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे ये डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। ठीक है, जैसे बंगाल, मद्रास, ठीक है, ये आपका हो गया पंजाब हो गया। ठीक है, उस टाइम पंजाब का भी काफी एरिया जो है वो प्रिंसली स्टेट के अंडर ही, सॉरी, आपका ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में ही आ गया था। ठीक है, अच्छा, उस टाइम पर उसको जो है वो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे। ठीक है, ईस्ट वाला था आपका नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, नेफा। तो ये सब कुछ थे जो आपके डायरेक्टली ब्रिटिशर्स एडमिनिस्टर करते थे। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ थे जो कि जिनके हेड कौन होते थे, प्रिंस होते थे, किंग नहीं होते थे, क्योंकि इनको भी अल्टीमेटली जो कंट्रोल करता था वो भी ब्रिटिशर करते थे, लेकिन डायरेक्टली नहीं करते थे। ठीक है, दो रीजन से, एक रीजन ये था कि डायरेक्टली औकात नहीं थी करने की, और दूसरा रीजन ये था कि क्योंकि ये लोग ये चाहते थे कि भाई लोगों को सामने जो है वो इनके ही प्रिंस दिखते रहे, बट अल्टीमेटली उन्हें क्या पता कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो ये कुछ कारण थे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखते हैं इसमें कि, तो देखो था क्या, मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उन प्रिंसली स्टेट्स को क्या किया गया था, प्रिंसली स्टेट्स को तीन ऑप्शन दे दिए गए थे। ठीक है, या तो आप एक काम करो, इंडिपेंडेंस के बाद में या तो इंडिया ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या इंडिपेंडेंट रहो। पूरा नक्शा बना के गए थे देश के 565 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसमें, 565 थे उस टाइम पे, तो 565 टुकड़ों में इंडिया को बांटने का प्रॉपर नक्शा तैयार करके गए थे ये लोग। ठीक है, बेहुदा लोग। तो जैसे ब्रिटिशर्स ने जो है हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, इनमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, फिर हैदराबाद में फाइनली जो वहां का निजाम था उसको जो है जबरदस्ती, ठीक है, तो इंडियन आर्मी की वजह ने उसने तो तबाही मचा दी थी, वहां बुरा हाल कर रखा था, कहता था इंडिपेंडेंट रहेगा, रजाकर से जो है वो हिंदुओं को मरवा दिया था बुरी तरह। ठीक है, तो उसने जो है हैदराबाद को फिर पुलिस एक्शन से जो है वो इंडियन आर्मी ने जो है जाकर के उसको वापस मर्ज किया। पर कश्मीर में तो पता ही है आपको, आज तक भी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, अच्छा, कश्मीरियत कश्मीरियत को बचाने के नाम पे जो है आज भी इतना मुश्किल है वहां। जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ को फिर फाइनली, जूनागढ़ को तो कैसे ही रख सकते थे यार, रेफरेंडम कराया गया, लोगों ने ही कह दिया कि जो है वो इंडिया में मर्ज होना है हमें। ठीक है, तो मर्ज कर दिया गया इसको। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग 565 प्रिंसली स्टेट्स वाज डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन। ठीक है, तो एक बार ये फैक्ट चेक कर लेना। ठीक है, 562 है, 565 है। ठीक है, एक बार फैक्ट चेक कर लेना, तो नेट पे डालोगे तुरंत आ जाएगा। तो इनको इंडिया के साथ में इंटीग्रेट करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ वेरी अनसर्टेन टास्क। कैसे होगा, तो इसमें सबसे बड़े लीडरशिप, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जो है अपने डिप्लोमेसी नेगोशिएशंस के दम पर जो है वो इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया। किसी को जो है वो लॉलीपॉप दी गई, प्रीवी पर्स, तुम्हें पेंशन दी जाएगी, दे दो अपना सारा स्टेट। अभी आया ना वो सैफ अली खान का मुद्दा, तो वो भी क्या है, वो एनिमी प्रॉपर्टी थी, है ना, जो सैफ अली खान के फैमिली के कंट्रोल के अंडर थी।
दैट वाज एनिमी प्रॉपर्टी। वो अब कोर्ट का जजमेंट आया है कि वापस जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, इंडियन मिनिस्ट्री की किसी, तो उसको वापस दे दी गई है वो, ठीक है, जो मेंटेन करती है एनिमी प्रॉपर्टी को। तो अब देखते हैं हम अगला, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो फ्यूचर अनसर्टेन था, ठीक है, मतलब क्या था कि इंडिया की यूनिटी तो गारंटीड थी नहीं, और बाकी आइडियल्स क्या ही गारंटीड होंगे, एक यूनाइट रहेगा कि नहीं रहेगा वो तो पता नहीं था, बाकी तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, बुरा ही हाल था। तो द लीडर्स फियर्ड इनस्टेबिलिटी, लीडर्स को बड़ा ही लग रहा था कि भाई हम जो है वो इनस्टेबल हो जाएंगे, बहुत कोई मतलब बुरा हाल, कुछ नहीं, कोई आइडियल नहीं, कुछ नहीं, बुरा हाल था, ठीक है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, जिनकी फिर जो है वो लिंग्विस्टिक डिमांड्स आई, जो हम देखेंगे फिर आगे चल के। फिर कुछ अलग अलग रिलीजन के लोग थे जिनकी कुछ रिलीजियस डिमांड्स आई, ठीक है। फिर अलग अलग कल्चर के लोग थे जिनकी अपनी अपनी कल्चरल डिमांड थी कि हमारा कल्चर प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सेंटर जो है वो हमारे ऊपर अपने कल्चर जो है वो थोप दे, ठीक है। अच्छा, फिर अभी हम देखते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना हमारा ये सुनहरा भारत, कैसे सामने आया हमारा ये खुशहाल भारत, वाइब्रेंट इंडिया, मल्टी कल्चरल इंडिया, कॉस्मोपॉलिटन इंडिया, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, कैसे आई। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम था वो इन सभी चैलेंजेस के बावजूद भी जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने किया, और बहुत खुशहाली तरीके से किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस। आज तक हम देख ही रहे हैं कि ऐसा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो एक एग्जाम्पल बना, ठीक है, मजबूती का एग्जाम्पल बना, ठीक है, इंडिया के आज के प्रोग्रेस का एग्जाम्पल बना, ठीक है, आज के इंडिया के, जो इंडिया मून तक पहुंच गए, उस इंडिया के जो है प्रोग्रेस का एक जो है प्रतीक बना, एक एक वजह बना ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के प्रोग्रेस का। कैसे हो पाया ये टास्क? तो ऐसा था कि उस टाइम पर कुछ चैलेंजेस थे कि कैसे डेमोक्रेसी और लोगों के लिए इक्वलिटी इंश्योर की जाए, कैसे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और फ्रीडम को इंश्योर किया जाए, और कैसे देश को यूनाइट रखा जाए और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात है कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या पाथ था? तो पहले से कुछ कंसेंसस था ऑलरेडी, ऐसा नहीं था कि सब कुछ फ्रेश से स्टार्ट करना था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसेंसस था, ठीक है। अच्छा, उस टाइम कुछ अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए गए थे, जिनको हमने फिर बेस बनाया, ठीक है, एकदम कंप्लीटली चेंज कर देते, जैसा अफ्रीका ने अब उन्हें दिया परमिशन कि भाई तुम्हारी गुडनेस को एक्सेप्ट करते हुए तुम्हें रख रहे हैं हम वापस से, ठीक है, जगह दे रहे हैं तुम्हें। तो ऐसा ही इंडिया ने भी ये नहीं किया कि पहले के जो भी लॉ जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बनाए थे उनको खत्म ही कर दो, क्योंकि देखो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस था इंडियंस को, है ना। और क्यों करना है खत्म, छोड़ो ना, उन्हें उन्हें खत्म करते हैं ना खत्म, जो लोग बेवकूफ लोग थे, ठीक है। लॉस क्या, लॉस तो क्या है, वो तो ठीक है, अगर अच्छा है तो रखते हैं, ठीक है। तो लर्निंग थी कुछ कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन से जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और कुछ ग्लोबल डेमोक्रेसी उस टाइम पे, फ्रांस, ठीक है, तो फ्रांस हो गया, फिर आपका यूएस हो गया, ठीक है, उन ग्लोबल डेमोक्रेसी से कुछ इंस्पिरेशन थी जो हमने अपनाई, ठीक है। तो अभी देखो ऐसा था कि despite facing many challenges, the makers of the Indian Constitution had some significant advantage। तो जो इतने सारे challenges के बावजूद भी कुछ advantages थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के पास में, ठीक है। तो इन्होंने क्या, जिसने हेल्प किया इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनाने में, ठीक है। तो कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंसेंसस था उस टाइम पर, ठीक है, कुछ ऐसा प्री एग्जिस्टिंग कंसेंसस मतलब क्या था, जैसे साउथ अफ्रीका में नहीं था कोई ऐसा कंसेंसस, ठीक है, जो वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन थी एनसी, उस पे उसके पास नहीं था ऐसा कोई प्री एग्जिस्टिंग कंसेंसस, ठीक है, उन्होंने तो बाद में जो है वो नेगोशिएट किया। बट इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उस टाइम पर जो लीडर्स लड़ रहे थे, उन्हें पता था कि हमें कैसे सोशली और पॉलिटिकली ट्रांसफॉर्म करना है। डिफरेंसेस के बावजूद भी लीडर्स कुछ फंडामेंटल आइडियाज पर अग्री करते थे कि भाई देश को आजाद करने जा रहे हैं, आजाद हो जाएगा तो ये काम करेंगे, ऐसी चीजों पर कुछ अग्रीमेंट्स थे, ठीक है। तो देखते हैं, कराची में एक ना, एक वो हुई थी, कराची सेशन हुआ था आईएनसी का 1931 में। तो उससे पहले अच्छा एक ना 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू को बेसिकली चैलेंज दिया गया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और 1928 में मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट बेसिकली बाकी कांग्रेस लीडर्स भी कई सारे उसमें शामिल थे, ठीक है।
तो इन्होंने, मोतीलाल नेहरू लीडर थे उसके, उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया था, मतलब अडॉप्ट नहीं, सॉरी, मतलब बनाया था, ड्राफ्ट किया था, ठीक है। अच्छा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था, तो ये भी काफी हद तक सिमिलर ही था आज वाले कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। बट इसको कुछ डिफरेंसेस, कुछ मुस्लिम लीग का डिफरेंस था, कुछ सोशलिस्ट पार्टीज को कुछ थोड़े मोटे मोटे डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो उन डिफरेंसेस की वजह से इसको इम्प्लीमेंट या माना नहीं गया था, और फिर ब्रिटिश रोल तो था ही, ऑब्वियसली वो चाहते थोड़ी ना थे कि सही में इंडिया जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। वो तो जस्ट एक बात बोली, उन्हें लगा था बना नहीं पाएंगे, बना के दिखा दिया, ठीक है, उन्हें उनकी औकात दिखा दी। अच्छा, 1931 में कराची सेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उन्होंने ना एक रेजोल्यूशन पास किया था। उन्होंने क्या रेजोल्यूशन पास किया था? उन्होंने कहा था कि हमें वोटिंग राइट चाहिए सबके लिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी चाहिए, हमें सबके लिए फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, और माइनॉरिटी के राइट्स का प्रोटेक्शन चाहिए। कराची में हुआ था ये सेशन। तो इसका मतलब ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसमें यही तो मेन मेन लीडर्स थे कांग्रेस के, जिन्होंने उस टाइम पर कराची सेशन में इस रेजोल्यूशन को पास किया था। तो इसका मतलब उनमें ऑलरेडी एक कंसेंसस तो था सब में, ठीक है, कि भाई देश एक बार आजाद हो जाए तो ये कुछ फंडामेंटल वैल्यूज रहेंगे जिनको जो है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे चल के इंप्लीमेंट करेंगे, जो किया जो की, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर ये था कि लर्निंग फ्रॉम द कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिशर्स ने कुछ लेजिस्लेचर्स में, कुछ जैसे जैसे जो है हम विद्रोह करते जा रहे थे, जैसे जैसे जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, कुछ कुछ मॉडरेट लीडर्स थे, जैसे जैसे अपनी डिमांड पुट फॉरवर्ड करते जा रहे थे, ठीक है, तो वैसे वैसे वो लोग थोड़ा थोड़ा हमें जो है वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के थ्रू, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। कैरेट एंड स्टिक में मतलब, कैरेट मतलब जो है वो एक सॉफ्ट वो दिया करते थे कि भाई ये लो, तो उसके तहे, कैरेट के तहे जो है वो क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा हमें ये परमिशन दे दिया करते थे कि लो ये लेजिस्लेचर बना दिया, इसमें मेजोरिटी तो नहीं हो पाएंगे इंडियंस, बट चलो माइनॉरिटी सही, तो आप आ जाओ, थोड़े बहुत लोग आ जाओ, डिस्कस कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, बट ठीक है, बट बिल नहीं ला सकते। तो ऐसा कुछ किया था उन्होंने, आगे चल के पढ़ेंगे वो, ठीक है, क्या क्या किया था, ठीक है। तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, जो आपके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है ना एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी में, तो वो सब पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, तो 1937 में भी इलेक्शंस हुए थे, जिसमें कि इंडियंस को उस टाइम पर, कुछ इंडियंस भी, कुछ नहीं, काफी हद तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट्स आई थी उसमें, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, जो प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेचर थी उसमें आई थी सीट्स, ठीक है। तो उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था कि एक्चुअली अच्छा है, डेमोक्रेटिक सेटअप में, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस में कैसे जो है काम करते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस था सबको, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था। तो आगे चल के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस एक्ट को उस कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर बेस बनाया गया। इस बेस पे रख के जो है इसको प्रिमाइस सेट किया गया, और इस प्रिमाइस पे रख के जो है वो बाकी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर तो यहीं से आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इजी था हमारे लिए, थोड़ा फेमिलैरिटी थी, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूशन किसी के बाप के थोड़ी थी, इंडियंस के तो खून पसीने पे बने हुए थे, क्यों ना हम अडॉप्ट करें, क्यों इन्हें खारिज करें, ठीक है। तो आगे चल के फिर हाँ, कुछ ग्लोबल इंस्पिरेशंस भी थी डेमोक्रेसीज की। जैसे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, तो उसने क्या दिया था, कौन से आइडियल्स दिए थे? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, जो प्रिंसिपल्स आगे चल के हमने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए, ठीक है। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो थी, तो वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से क्या आया? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, ठीक है। तो जैसे डायर की, ठीक है, तो डायर की तो खैर आ नहीं पाई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में, डायर की मतलब दो हाउसेस, ठीक है। तो वैसे जो है फिर बाद में वैसा इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया, ठीक है। अच्छा, तो यूएस का बिल ऑफ राइट्स थे, उससे हमने अपने फंडामेंटल राइट्स बनाए। रशियन रेवोल्यूशन से हमने जो है वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं कि भाई उनके में जो था वो डायरेक्टली हमने ऐसे का ऐसा छाप दिया, इंडिया के सिचुएशन में उसको ढाला, सेटअप किया, इंडिया के सिचुएशंस के हिसाब से उन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई किया, और उसके बाद जाकर के जो है वो अडॉप्ट किया हमने, ठीक है। ऐसा नहीं, ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं थे हम इन चीजों के, ठीक है। जैसे आज होते हैं भक्त। अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी, बुरा नहीं मानना, ठीक है। तो किसी को नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इयर्स ऑफ डिबेट्स के बाद बना, कई काफी एक्सपीरियंस लर्निंग्स के बाद बना, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो खुद की इंडिया की कुछ कंबाइंड वैल्यूज थी, इंस्पिरेशंस बाहर से भी ली हमने, और एक मोस्ट डिटेल्ड और द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बना दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग प्रोसीजर था, जिसमें एक ड्राफ्टिंग कमिटी थी, और ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे बी आर अम्बेडकर।
सो अब से ये नहीं बोलना है कि ही वाज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल फादर ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है कि हु इज द फादर, फादर कोई नहीं, फादर कोई हो सकता है क्या, नहीं, ही वाज द ड्राफ्टिंग चेयरपर्सन। ठीक है, तो ऐसा है कि हाँ बहुत बड़ा रोल, अगर ये बोलोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनके काफी आइडियल्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया, तो यस, बट अगर आप बोलोगे कि द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो। ठीक है, इवन फादर ऑफ द नेशन, फादर ये सब नहीं है कहीं। ठीक है, अच्छा, तो फिर है वाई डू वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो अब से 75 साल पहले बना, तो 75 74 ईयर्स बैक बना, उसको हम क्यों जो है वो, अब तो कितने 75 हो गए ना शायद, हाँ 75 हुए हैं अब तो, है ना, तो उसको हम क्यों जो है माने। ठीक है, तो वाई डू वी एक्सेप्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज ड्राफ्टेड अ लॉन्ग बैक। ठीक है, अच्छा, फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किन तरीकों से फंक्शन कर रही थी, कैसे काम कर रही थी, सब देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वो असेंबली जिसने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। किसी भी देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना किसका काम होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डायरेक्टली तो इलेक्टेड नहीं थी इंडिया के केस में। ठीक है, वॉज एन इलेक्टेड बॉडी, रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेड बॉडी थी, बट डायरेक्टली नहीं थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, बताऊंगा कैसे। तो इसके जो इलेक्शंस हुए थे वो जुलाई 1946 में हुए थे। फिर इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया और छोड़ के चले गए ब्रिटिशर्स, नहीं, एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है ना इंडिया के अंदर। तो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए जुलाई 1946 में, उसके बाद फिर जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। ठीक है, 1947 में, उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, अच्छा, तो पार्टीशन भी अनाउंस कर दिया गया था, और पाकिस्तान के बाद इंडिया और पाकिस्तान बन गया, और असेंबली भी डिवाइड हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो में, वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया एंड अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके अंदर टोटल 299 मेंबर्स थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कब अडॉप्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949। ऑन द 26 नवंबर ऑफ 1949 वी डू हर्बली अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सारे प्रोविजंस इसके फाइनली फिर 26 जनवरी 1950 को जो है वो इन इफेक्ट आए थे, इसीलिए इस दिन जो है वो रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, चलो आप एक बात बताओ, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है कि जो रिपब्लिक डे है फिर 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्यों 26 नवंबर को ही नहीं मनाया जाता है। ठीक है, उसी दिन क्यों नहीं मनाया गया जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पे वो डेट लिखी हुई है, उस दिन से क्यों नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या रीजन है इसके पीछे, बताओ आप मुझे। ठीक है, तो कमेंट करके बताना मुझे जरूर। तो हम क्यों एक्सेप्ट करें भाई, हमारे तो फोर फादर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उन्होंने तो नहीं बनाया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो सकता है हो भी, पर बहुत कम लोगों के थे। तो हमारे फोर फादर्स ने डायरेक्टली वोट भी नहीं किया उन्हें। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पर प्रोविंसेस में इलेक्ट असेंबलीज थी, प्रोविंशियल असेंबलीज थी। ठीक है, और इन प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए डायरेक्टली इलेक्शंस हुए थे, जिससे जगह जगह की प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को हमने चुना था, और उन्होंने फिर जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना। ठीक है, तो क्यों फिर हम एक्सेप्ट करें कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट इसलिए करें क्योंकि इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेंसस। ऐसा नहीं है 299 मेंबर्स ने बैठ करके और जो उन्हें मन किया उन्होंने वो जो है उसमें इंक्लूड कर लिया, नहीं, उस पूरे टाइम का, उस पूरे समय काल का जो मेजर कंसेंसस था वो रिफ्लेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स वाइड अग्रीमेंट, उस टाइम अलग अलग लोगों का जो वाइड कंसेंसस था, जो लोगों का वाइड अग्रीमेंट था, वो रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उस टाइम केवल व्यूज नहीं है उसमें मेंबर्स के, बट पूरे उस टाइम का कंसेंसस है उसमें। ठीक है, तो बाकी बाकी जैसे हम कंट्रीज अगर देखें, उन्होंने दोबारा लिखा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। ठीक है, लोग गवर्नमेंट्स को चैलेंज करती हैं बट कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं करते हैं। ठीक है, तो नो मेजर सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी हैज नेवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट को एलिगेशन लगा लेंगे बट कभी कॉन्स्टिट्यूशन को एलिगेशन नहीं लगाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव चार्टर ऑफ द असेंबली, तो उस टाइम पर जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी।
ठीक है। तो द असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो मैंने आपको उस टाइम बताया, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स ने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था। बट जो उस टाइम की रिप्रेजेंटेशन थी इट वाज फेयर इनफ, ठीक है, सभी रिलीजन को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली थी, ठीक है, उनके मतलब प्रोपोर्शनल बराबरी रिप्रेजेंटेशन मिली थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेशन था, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद में केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बट इट वाज अ फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है, खुद में अपने आप में पूरा पूरा इंस्टीट्यूशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर केवल जो है वो कांग्रेस के मेंबर्स भी नहीं थे, विद इन द पार्टी पार्टीज थी, ठीक है। तो इट वाज अ वाइड पार्टी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, सारे सोशल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल ग्रुप्स के मेंबर्स थे उसमें, ठीक है। अच्छा, तो सोशली द असेंबली हैड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, कास्ट, क्लास, रिलीजन, प्रोफेशन, हर जगह से जो है मेंबर्स आया करते थे। और मेंबर्स इतने ब्रिलियंट, आज के तो जो है धंधा बना रखा है आज के पॉलिटिशियंस ने तो, लेकिन उस समय के पॉलिटिशियन जो थे उन्होंने क्या कर रखा था, दे वर एक्चुअली काइंड ऑफ अ सोशल वर्कर्स, वो लोग सोशल वर्कर्स की तरह काम किया करते थे, ठीक है, ग्रेट पीपल, ठीक है, इवन इफ इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल सफरेज द असेंबली। और अगर मान लो होते भी उस टाइम पे इलेक्शंस, तो भी ये कहा जाता है कि जो मेंबर तब जीते ना वही मेंबर तब भी जीतते, इलेक्शंस भी अगर हो गए होते तो तब भी, ठीक है। तो फंक्शनिंग कैसी थी, सिस्टमैटिक फंक्शनिंग थी, ऐसा नहीं अब की तरह लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं इधर उधर मार पीट ये वो, ठीक है, ऐसा नहीं। ओपन डेलिब्रेशन थी, हर टॉपिक पे ओपनली बात होती थी, ठीक है। तो द असेंबली वर्कड इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड अ डेमोक्रेटिक वे। बेसिक प्रिंसिपल क्या था इसका, तो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर अग्रीड अपॉन, तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जैसे राइट्स हो गए, जस्टिस हो गया, ठीक है, लिबर्टी हो गया, इनको पहले अग्री किया जाता था। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके हेड थे बी आर अम्बेडकर, वो एक उसका ड्राफ्ट बनाते थे, और उस ड्राफ्ट को फिर जो है उन्होंने फिर एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया, उसको क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया गया, 2000 से ज्यादा उसमें अमेंडमेंट्स लाए गए, ठीक है, डिबेट किए गए 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स, और 114 दिन, और ये 114 दिन जो है वो सीधे 114 नहीं, 3 साल में जो है 3 इयर्स लगे, और 114 डेज कलेक्टिवली लगे कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट को तैयार करने में, ठीक है। हर एक बात, किसी ने कोई स्पीच दी, किसी ने कोई बात बोली, किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, हर एक चीज जो है, स्पीच, डॉक्यूमेंट, सब कुछ जो है वो 12 वॉल्यूम की मोटी मोटी किताबों में रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो अभी म्यूजियम में जो है वो रखा हुआ है दिल्ली में, ठीक है। और उनको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, जब भी हमें कोई डाउट होता है कि भाई इसका मतलब क्या यही है, उसका मतलब क्या यही है, तो हम उनको जाके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स बोलते हैं उनको, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का, ब्रॉड नेशनल कंसेंसस था, नेशनल अग्रीमेंट था पूरा एक देश में, जिसके थ्रू जो है वो, और जो कि वो एक दो दिन में नहीं आया, 70 साल से जो हम स्ट्रगल लड़ रहे थे, उसमें हमें फाइनली एक एक ऐसा मतलब 1885 में कांग्रेस फॉर्म हुई थी, ठीक है, आप ही हिसाब लगा लो कितने साल हो गए थे तब से जो फाइट कर रहे थे विद इन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी फाइट में जो कंसेंसस अग्रीमेंट जो विद इन द लीडर्स डेवलप हुआ था, वो सारे कंसेंसस को रिफ्लेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एक बैलेंस्ड और एक जस्ट फ्रेमवर्क था, थॉरो डिबेट, बहुत डिबेट हुई, सारी डिबेट्स रिकॉर्डेड है। अगर हम आज भी, तो इसी से आती है कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेजिटिमेसी, अथॉरिटी, सब कुछ, ठीक है। कुछ लीडर्स के देख लेते हैं, जो लीडर्स आपकी किताब में लिखे हुए हैं, ये लीडर्स आपको हो सकता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में या फिर आपके मेंस आंसर राइटिंग में जो है हम इनको यूज कर सकें, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, ये इनकी टाइमलाइन है, बॉर्न हुए थे गुजरात में, इन्होंने क्या रोल प्ले किया, ही वाज इन द इंटरिम गवर्नमेंट, जो 46 में जुलाई में जो इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शन से जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई जिसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उसमें होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे ये, ठीक है, इंतरिम गवर्नमेंट में लॉयर थे, ठीक है। और बरदोली पीजेंट, बरदोली सत्याग्रह में इनका पार्ट था, प्रीलिम्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने एक बहुत डिसाइसिव रोल किया, प्ले किया, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में इन्होंने बहुत डिसाइसिव रोल प्ले किया। अच्छा, उसके बाद ये फिर जो है वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो ये जो है वो एक पोस्ट थी अलग से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है ये पोस्ट, बट ये पोस्ट थी जिसको जो इनके हाथ में थी, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो ही इज अबुल कलाम आजाद,
नॉट अब्दुल कलाम आजाद, ही अबुल कलाम आजाद। ठीक है, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं, ऑथर रहे हैं, थियोलॉजियन रहे हैं, जो धर्म के बारे में बहुत जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अरबिक के स्कॉलर रहे हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को जो उस टाइम पर जो कुछ ऐसे मुस्लिम लीग के जो लोग थे, ठीक है, जो ये चाहते थे देश बंट जाए, जिन्होंने बांटा भी फाइनली, उनको इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा अपोज किया था, बट क्या करें, बेचारों की चल नहीं पाई। ठीक है, तो लेटर फिर जो है इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, अगेन अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। तो ये कहीं नहीं मिलता है, ये कहीं पॉलिटी लक्ष्मीकांत में या फिर जो है वो आपके स्पेक्ट्रम में कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, यही मिलता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ो इसलिए। ठीक है, अच्छा, फिर आगे हम देखते हैं तो ये कौन है, टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये सारे हम कौन पढ़ रहे हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, जिससे लास्ट में एक चीज कंक्लूड करेंगे, हम ध्यान से सुनो। ठीक है, तो ही बिलोंग टू तमिलनाडु। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी थे। ठीक है, कांग्रेस लीडर थे, और आगे चल के इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर बने। ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी। अच्छा, तो ये राजा बाबू, ठीक है, तो बहुत प्रसिद्ध आदमी। ठीक है, अभी आज जाओगे आप पटना में, तो आप पटना तो मैंने क्योंकि वहीं देखा है, तो वहां तो भाई बाप रे बाप, बहुत सारी जगह है जो इन्हीं के नाम पे हैं। ठीक है, तो इनका रोल क्या रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहे थे, आगे चल के इंडिया के भी बने। ठीक है, तो लॉयर रहे थे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, 3 टाइम्स जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और फर्स्ट इंडिया के प्रेसिडेंट बने फिर। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं फिर। तो आगे देखो, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तो उस टाइम पे इंतरिम गवर्नमेंट के भी प्रेसिडेंट थे, लॉयर थे, कांग्रेस के लीडर थे, सोशलिज्म पे बिलीव करते थे, बाद में पढ़ेंगे सोशलिज्म क्या होता है। डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांगली चाहते थे इंप्लीमेंट करना, और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट थे। मैंने आपको बताया, आप इवन पूरे, ये ही वाज काइंड ऑफ इंटरनेशनलिस्ट। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर भी इन्होंने जो है उस टाइम पर इस स्ट्रगल को जो है वो आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आगे देख लेते हैं। तो भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, तो भीमराव रामजी अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, बॉर्न हुआ था इनका, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर थे। ठीक है, सोशल सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चाहते थे, ये कंप्लीट चेंज चाहते थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लॉ मिनिस्टर बने फर्स्ट कैबिनेट के, और फिर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फिर। सो शी वाज सरोजिनी नायडू, बहुत बार नाम सुना होगा आपने, आंध्र प्रदेश में बॉर्न हुई थी, पोएट थी, राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, और कुछ चुनिंदा जो वुमेन लीडर्स थी उस समय पे, उनकी उनमें से एक ये शी वाज द लीडर। अच्छा, उसके बाद में जो है ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी। ये एक बार क्वेश्चन आया था यूपी पीएससी में। ठीक है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, सो जी दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, सो शी वाज आल्सो फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, एडवोकेट रही हैं, एक्टिविस्ट रही हैं वुमेन एमेंसिपेशन की, मतलब वुमेन को जो बांध के रखा गया था उसमें, मतलब जो उनके ऊपर सोशल रिस्ट्रिक्शंस थी बहुत सारी, उसे छुड़वाने के लिए ये एक आंध्र महिला सभा है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। बाद में फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड बनी। ठीक है, तो आगे चल के हम देखेंगे। सो एच सी मुखर्जी। ठीक है, तो हरि कुमार मुखर्जी तो बंगाल के रहने वाले थे, बहुत ग्रेट पर्सन, वाइस चेयरपर्सन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एजुकेशनिस्ट थे, कांग्रेस के लीडर थे, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के जो है मेंबर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बाद में आगे चल के बंगाल के गवर्नर भी बने। ठीक है, एच सी मुखर्जी। अच्छा, जयपाल सिंह झारखंड में बॉर्न हुए थे, बहुत अच्छे वो थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे। ठीक है, एजुकेशनिस्ट भी थे, फर्स्ट जो इंडियन हॉकी टीम है उसके कैप्टन रहे। ठीक है, और आदिवासी महासभा के जो है वो फाउंडर और प्रेसिडेंट थे, बाद में चल के इन्होंने झारखंड पार्टी फॉर्म की थी। ठीक है, तो ये फिर बलदेव सिंह हरियाणा से थे। ठीक है, एंटरप्रेन्योर थे, और पंथी अकाली पार्टी के जो है वो मतलब लीडर रहे हैं। ठीक है, और कांग्रेस के नॉमिनी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कांग्रेस के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। ठीक है, बाद में चल के जो है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रहे मिस्टर बलदेव सिंह। ठीक है, अच्छा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी गुजरात के रहने वाले थे, एडवोकेट, हिस्टोरियन और लिंग्विस्टिक थे, गांधी जी की आइडियोलॉजी पे चलते थे, और कांग्रेस के लीडर थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी। आगे चल के यूनियन मिनिस्टर और स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर बने। ठीक है,
अच्छा, हम देखेंगे एसपी मुखर्जी जी, बंगाली थे, ठीक है, आइडेंटिटी बंगाली थी इनकी, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई रहे हैं इंतरिम गवर्नमेंट में, लॉयर एजुकेशनिस्ट थे और भारतीय जनसंघ जो आज आगे चल के बीजेपी बना, भारतीय जनता पार्टी बना, उसके फाउंडर रहे हैं, ठीक है। इनके फोटो ज्यादा अवेलेबल नहीं है, एक आध फोटो थी अवेलेबल, वहीं से ले ली। सोमनाथ लहिरी जी, बंगाली थे ये भी, ठीक है, राइटर, एडिटर, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, तो सोचो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कम्युनिस्ट पार्टी भी रही है, ठीक है। तो आगे चल के फिर ये जो है वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने, ठीक है। तो हम बात करेंगे इस इन सारे एग्जाम्पल्स थे, हमने जो है अपनी प्रीलिम्स की नॉलेज तो एनरिच की ही की, लेकिन हमने इसमें ये भी देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें मेंबर्स कितने सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, कितने अलग अलग जगह, लैंग्वेज, ठीक है, प्रोफेशन, हर इतने डिफरेंट डिफरेंट उससे बिलोंग करते थे। कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे, कुछ इकोनॉमिस्ट थे, कुछ एजुकेशनिस्ट थे, कुछ एक्टिविस्ट थे। हर एक मेंबर ने अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, अपना विजन शेयर किया। डेलिब्रेशन के बाद जो है वो इंडिया का एक गवर्नेंस और लीगल फ्रेमवर्क तैयार हो पाया, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, तो आगे देखेंगे हम कि गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या है, लोगों की कैसे, सब लोगों की मिला के ये एस्पिरेशंस को शेयर करता है, क्या गाइडिंग वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रीडम फाइटर कैसा हमारा देश चाहते थे, जस्टिस, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी को देखेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफी, तो देखो ये है फिलोसॉफिकल पार्ट, ठीक है, हम फिलोसॉफिकल पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से समझा जा सकता है इंडिया की गाइडिंग वैल्यूज को। एक तो ऐसे समझा जा सकता है कि जो उस टाइम के जो मेजर लीडर्स थे, जो इन्वॉल्व थे, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर हम एक काम करते हैं, उन्होंने जो एक आइडेंटिटी कार्ड लगाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उस प्रियम्बल जो की है, दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ द आइडेंटिटी कार्ड फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हम उस प्रियम्बल के नजरिए से देखते हैं फिर, ठीक है। दो तरीके हैं हमारे पास ये देखने के। तो अच्छा, अभी वो चीज हम एक बार देखेंगे, ये वो पिछली वाली स्लाइड दोबारा एक बार आगे रिपीट होगी, ठीक है, नॉट रिपीट एग्जैक्टली बट वे फॉरवर्ड है, बट हाँ, फिर हम देखते हैं ड्रीम एंड प्रॉमिस। तो एक वन ऑफ द की फिगर मिसिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज महात्मा गांधी। उस समय क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी उस टाइम पर मेजर लीडर जिन्होंने हमारे देश को इंडिपेंडेंट करवाया, वो सारे मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक लीडर जो कि हमारे देश में लीडरशिप के टॉम रहे हैं, एम के गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, वो मिसिंग थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे गांधी जी, ठीक है। तो इन्होंने क्या था कि, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत सारे लीडर्स को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया था कि गांधी जी की अल्टीमेट जो आइडियोलॉजी थी, ये काफी हद तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो गांधी जी का विजन एक्चुअली, इन्होंने ना एक किताब लिखी थी यंग इंडिया, ठीक है, इनकी किताब थी यंग इंडिया। तो इन्होंने ना इस किताब में कुछ लिखा है, ठीक है, इन्होंने कैसा इमेजिन किया था देश को, इंडिया फ्री फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इनके हिसाब से एक देश ऐसा होगा जिसमें कोई सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। इनका ड्रीम था कि एक ऐसा देश होगा जो कि सेल्फ सफिशिएंट होगा, कहीं से किसी दूसरे की जरूरत, दूसरे देश की या कुछ भी नहीं पड़ेगी, हम खुद से खुद में सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, और एक ऐसा देश जो हार्मनी में जिएगा, ठीक है, लोग पूरी पूरी डिग्निटी और बराबरी के साथ जी रहे होंगे, ऐसा देश इमेजिन किया था गांधी जी ने। क्या आज हम पूरा कर पाए, ऐसे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आगे मैं दिखाऊंगा अभी बताता हूं। उन्होंने कहा था कि ये पूरा डिसेंट्रलाइज कर दो, ठीक है, पूरे एकदम पावर विलेजेस में होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस बना दो, सेल्फ रिलायंट एंड नॉन वायलेंस इनका मेन पिलर था ही, ठीक है। तो गांधी जी की ये बात हम देखते हैं, बापू की बात, ठीक है, आई शेल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रियलाइज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रालडम एंड पैट्रोनेज, ठीक है, पैट्रोनेज जो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस किसी को देते हैं, किसी को कुछ राइट तो किसी को नहीं राइट, तो उस सब से खत्म रहेगा इंडिया, उस सब से परे होगा इंडिया, ठीक है। आई शेल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शेल फील दैट इट इज देयर कंट्री, एक गरीब को भी लगना चाहिए कि ये उनका देश है, अमीरों का देश नहीं है खाली, ठीक है, देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, उन्हें लगना चाहिए कि गरीबों को भी लगना चाहिए कि उनकी बातें सुनी जाती है,
ठीक है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है। इंडिया इन विच देयर शेल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, ठीक है। एंड इंडिया इन विच ऑल द कम्युनिटी शेल लिव इन परफेक्ट हार्मनी, एक हार्मनी में रहेंगे सब लोग, ठीक है। देयर शेल बी नो रूम इन सच इंडिया फॉर कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, अपोज्ड टू अनटचेबिलिटी, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज अपोज्ड टू अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो फॉर द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के सबके खिलाफ थे गांधी जी। कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है वो नहीं पी जाएंगी, ठीक है, ड्रग्स नहीं होंगी। विमेन को जो है वो बराबर राइट दिए जाएंगे मेन के बराबर। इट शैल बी सेटिस्फाइड विथ नथिंग एल्स, आई शैल बी सेटिस्फाइड विथ नथिंग एल्स। इससे नीचे कहीं नहीं सेटिस्फाइड हूं मैं, इससे नीचे नहीं, मुझे इससे ऊपर ही चाहिए, मुझे ये सारी बातें चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी। उनके हिसाब से ये एक मतलब एक कोटेशन है फ्रॉम दी बुक यंग इंडिया, ठीक है। अच्छा, फिर बी आर अम्बेडकर को देख लेते हैं, इनका एक विजन देख लेते हैं हम, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी बना, जो हमारे देश के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक नींव बना, ठीक है। तो इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, ठीक है, लॉयर थे खुद भी। इन्होंने गांधी के व्यू को थोड़ा क्रिटिसाइज किया, बट सोचो कि उस टाइम की खूबसूरती, कि गांधी जी इतने प्रोमिनेंट लीडर, जो बोल दे वो कोई ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट गांधी जी के अपोजिट होकर भी ही वाज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इनका ये बिलीव था कि कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को खत्म करना है, ठीक है, और मोरल और एथिकल अपील अलोन जो है मतलब करना है, लेकिन जो गांधी जी बोलते हैं मोरल अपील करो, नॉन वायलेंट रहो, आराम से करो हर चीज को, ठीक है, शांति पूर्वक होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इनके हिसाब से ये सब कुछ नहीं, देश भी बाद में आजाद होगा, पहले अनटचेबिलिटी को खत्म करो, क्योंकि इनके हिसाब से ये देश अगर आजाद हो गया तो वो हिंदू देश बन जाएगा, जिसमें कि अपर कास्ट का डोमिनेशन होगा। तो इन्होंने कहा कि अभी करो, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें भी इनका ये था, ही वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिप्रेस्ड कम्युनिटीज। इनका ये था इंडिपेंडेंट नहीं, पहले डिस्कस करो अनटचेबिलिटी रिमूवल इश्यूज। तब गांधी जी ने विश्वास दिलाया था कि भैया मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ, एक देश आजाद होने दो पहले, ठीक है। He advocated for constitutional safeguards, reservation, policies, social reform, true equality. आर्टिकल 17 इन्हीं की देन है, ठीक है, एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, तो इनका एक कोड देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। इनके हिसाब से 26 जनवरी को जब हम जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन को पारित कर रहे हैं, तो हम वी आर एंटरिंग इनटू अ वर्ल्ड फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस वेयर टू अपोजिट आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट, ठीक है। In politics we have equality, in social and economic life we will have inequality। इनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। इनके हिसाब से पॉलिटिकल सेंस में आपको इक्वलिटी मिलने वाली है, बट सोशियो एंड इकोनॉमिक सेंस में आपको इनइक्वालिटी में ही रहना पड़ेगा। टू बेसिक कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है। तो इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट वन वैल्यू। इन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, याद रखना हमेशा। इनका ये कहना था वन मैन शुड हैव वन वोट, बट वन वोट शुड हैव वन वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। गरीब से गरीब, डिप्रेस्ड से डिप्रेस्ड, उसका भी वैल्यू करो। उसको खाली वोट नहीं देना है, उसको वैल्यू भी देनी है, उसको इज्जत होनी चाहिए, उसकी वो बराबरी, उसको अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है। तो वी शैल बाय रीजन ऑफ ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। हम वन मैन वन वोट दे देंगे, यूनिवर्सल लेवल फ्रेंचाइजी दे देंगे, बट डिप्रेस्ड कम्युनिटी के लोगों को बराबर वैल्यू हम डिनाई कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग शेल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, हाउ लॉन्ग शेल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो ये कह रहे थे दो भैया इक्वालिटी दो, ऐसे मत करो, ठीक है। If we continue to deny for long, we will do so only by putting our political democracy in peril। तो ये कह रहे थे भाई अगर ऐसा करोगे, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज भी अगर ज्यादा टाइम तक अगर इग्नोर करते रहोगे, तो आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी जो आपने दी है ना, ये भी खतरे में है, ठीक है, ये भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। अच्छा, ये है जवाहरलाल नेहरू की ट्रस्ट विद डेस्टिनी। एक्चुअली जब देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पर जो जब इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, तो 15 अगस्त को, 14 को पाकिस्तान फॉर्म हुआ ऑन पेपर्स, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया।
उस समय गांधी सॉरी जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक स्पीच दी थी, विच वाज अ वेरी फेमस स्पीच कॉल्ड एज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। दिस होल स्पीच कैन बी यूज्ड इन essay writing, means wordings from this speech, ठीक है। mentioning of this speech can be done in essay writing as well as in mains paper, ठीक है। long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge not wholly or in full measure but very substantially। तो ये कह रहे हैं कि एक अब वो समय आ गया है जब हमने एक नियति के साथ, जो डेस्टिनी है उसके साथ हमने बहुत सालों पहले एक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, मींस एक एक अब वो समय आ गया है जो हमने कस्में खाई थी उस समय पे, वो अब पूरा करने का टाइम आ गया है। ठीक है, जो डेस्टिनी के साथ में हमने जो कस्में खा रखी थी, जो नियति को हमने शेप किया है, अब उसको रियलाइज करने का समय आ गया है। केवल पेपर्स में नहीं बट सब्सटेंशियली भी हमें उस चीज को रियलाइज करना है, उसको सच में करना है, सच में हमें रियलाइजेशन चाहिए उन प्रिंसिपल्स की, जो प्रिंसिपल्स हम इतने लॉन्ग टाइम से ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स, इस समय जब पूरा वर्ल्ड सो रहा है तो इंडिया विल अवेक टू लाइफ। जो लाइफ हमें ब्रिटिशर्स ने डिनाई की हुई थी, इंडिया विल अवेक टू दैट लाइफ एंड फ्रीडम, वी विल बी फ्री। और अ मूवमेंट कम्स, एक वो टाइम आया, ठीक है, विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, जो बहुत बार हर जगह नहीं आता है बट इंडिया में आया है वो समय। ठीक है, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance। एक वो समय आया है जब हम पुराने से हटके अब नई चीज में आएंगे, जो जिस जिस आत्मा को दबाया जा रहा था इतने समय से, उसको अब एक आजादी मिली है। ठीक है, तो इट इज फिटिंग दैट एट दिस सोlemn मूवमेंट वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर पीपल एंड टू स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब वो समय आ गया है जब हमें हमारे देश को सर्व करना है, जब हमें हमारे देश के लोगों को सर्व करना है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि भाई फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली फ्रीडम मिल गई है आपको और आपके हाथ में पावर आ गई और आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो आप क्या हो जाओगे? दरिंदे हो जाओगे, है ना। आपको क्या करना है? आपको साथ में रिस्पॉन्सिबल बनना है। ठीक है, एंड इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल एक्टर। ठीक है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस असेंबली में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? ये हमारे देश के लोगों का ही तो रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे देश के लोगों को ही तो ये असेंबली रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ labor and our heart are heavy with the memory of this sorrow। हमने बहुत झेल लिया भैया, हमने बहुत झेल लिया, हमने बहुत दुख देख लिया, हमने बहुत दर्द देख लिया। अब आ गया है वो समय जब हम खत्म है सब कुछ। ठीक है, तो सम ऑफ दीज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, कुछ तो अभी भी चलेंगे। ठीक है, पॉवर्टी इतनी है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मर रहे हैं लोग, किलिंग्स हो रही हैं, बट फिर भी अब वो समय आ गया है कि जब हमें वो पेन जो हम ब्रिटिशर्स के दौरान बर्दाश्त कर रहे थे वो अब नहीं करना पड़ेगा। जो करना पड़ेगा भी वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम है, दूर करेंगे सब। ठीक है, एक बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो कि बनाया अभी। ठीक है, नेवरदलेस द पास्ट इज ओवर एंड इट इज द फ्यूचर दैट बेकन्स टू अस नाउ। अब जो है हमारे ऊपर फ्यूचर का भार है, अब पास्ट खत्म, एक चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड्स। ठीक है, दिस फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग बट ऑफ इनसेंट स्ट्राइविंग। ये टाइम अभी रेस्ट करने का नहीं है, ये टाइम है तड़पने का, ये टाइम है मरने का। रियल मरना नहीं बट हाँ स्ट्राइव करने का, सो दैट वी फुलफिल द प्लेज वी हैव सो ऑफन टेकन एंड वन वी शैल टेक टुडे। अब वो समय है जो हमने प्लेज ली है पिछले इतने सालों से, और अब वो समय है जब हम जो प्लेज आज लेने जा रहे हैं उसको आगे चल के साकार करेंगे। फिर ये बोल रहे हैं द सर्विस इंडिया मींस द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफर्ड। सर्विस ऑफ इंडिया मतलब है उन लाखों लोगों की सर्विस जो बेचारे सफर कर रहे हैं। ठीक है, इट मींस द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी को हटाना, इग्नोरेंस को हटाना और बीमारियों को खत्म करना, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को खत्म करना। और ये एम्बिशन जो है ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हर एक आंख से आंसू को हटाना और
that may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will never be over. आपका काम तब तक नहीं खत्म होगा जब तक एक भी हिंदुस्तानी के आंखों में आंसू होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया स्पीच दी थी, तभी तो इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखो एक बार खोल के। ये अच्छे राइटर थे, वो तो गलत प्रोफेशन में चले गए, ठीक है, तो राइटर बहुत अच्छे थे। तो आगे देखते हैं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की ट्रस्ट में डेस्टिनी मैंने ये सारा समझा दिया है, ठीक है, स्पीच के थ्रू। तो यही है कंक्लूजन कि भाई एसेंस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रिंसिपल जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, दीज आर द प्रिंसिपल्स, और प्रियम्बल हमारा इन सब प्रिंसिपल्स को दिखाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर्ड है, ठीक है। कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो है इंश्राइंड है। दिस इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल माना जाता है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do humbly adopt, enact and give to ourselves this Constitution। समझते हैं क्या मतलब है। एक तो है कि प्रियम्बल एक शॉर्ट स्टेटमेंट है जो एक्सप्रेस करता है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी, ठीक है। इसमें कुछ सेट ऑफ आइडियल्स है जो हमें गाइड करते हैं कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वो चीजें हैं जो हम आगे चल के कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। preamble serves as a standard to evaluate laws and government actions, ठीक है। गवर्नमेंट एक्शंस अच्छे हैं बुरे हैं, लॉज अच्छे हैं बुरे हैं, कैसे हम पता लगाएंगे क्या वो इसे फुलफिल कर रहे हैं इन आइडियल्स को। अगर कर रहे हैं तो अच्छे हैं, अगर इन्हें फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो अच्छे नहीं है, ठीक है। तो इंश्योरिंग दैट अलाइन विद द कोर वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, हम अगर हमारे लॉज ये गवर्नमेंट के एक्शंस हमारी डेमोक्रेसी के साथ अलाइंड है या नहीं, अगर इन्हें फुलफिल कर रहे हैं तो है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या मतलब, हम लोग। पावर किसको किसको दे रहे हैं, कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, कौन बना रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, और कौन इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहा है, हम लोग। बट क्योंकि हम लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, तो इनडायरेक्टली हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया हुआ है, जिनको भेजा हुआ है इस काम को करने के लिए, जो हमारे बिहाफ पे कोई एक्सटर्नल बाहर से आया हुआ कोई राजा नहीं, कोई बाहर से आए हुए कॉलोनियलिस्ट नहीं, बल्कि हमारे खुद के लोग हमारे बिहाफ पे जाके इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। This shows popular sovereignty. Popular means people of this country. We the people of India. For this shows sovereignty means supreme power. ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी या पावर किसके पास में है, सोवरेन पावर, वी द पीपल। कौन अडॉप्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू, राजा बाबू, कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के जो साइन कर रहे हैं वो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, लोगों के बिहाफ पे, ठीक है। तो इंडिया फ्री है अब अपने डिसीजन लेने को, कोई बाहर से एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर हमारे ऊपर नहीं होगा, यही है सोवर्निटी का मतलब। मतलब कोई बाहर से हमें नहीं डिक्टेट करेगा या कोई छोटा पंथ ग्रुप हमें नहीं डिक्टेट करेगा, लोग कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे इंडिया कैसा होगा, दैट इज सोवर्निटी। कोई एक्सटर्नल पावर हमें डिक्टेट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में,
इंदिरा गांधी के द्वारा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले इंडिया सोशलिस्ट नहीं था, इससे पहले भी इंडिया सोशलिस्ट था। जैसे डीपीएसपीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पढ़ेंगे हम आगे चल के क्या होते हैं क्लास 11th वाली एनसीईआरटीज में। तो जो वेल्थ है उसको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाएगा, गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज को रेगुलेट कर सकती है ताकि कुछ ही चुनिंदा हाथों में इंडस्ट्रीज ना जाए। ये सब डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कुछ डायरेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को दिए हैं कि आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। अच्छा, सेक्युलर वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड हुआ था, इंदिरा गांधी के द्वारा ही किया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले इंडिया सेक्युलर नहीं था, पहले बाद में हमेशा इंडिया सेक्युलर रहा है, ठीक है। तो सिटीजन्स को जो है वो फ्रीडम रहेगी कि वो किसी भी इस रिलीजन को फॉलो कर सके, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट हमें रिलीजियस मैटर्स में डिक्टेट नहीं करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगी और सबको बराबर ट्रीट करेगी। यही डिफरेंस है इंडियन और जो है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में। इंडिया में सबको बराबर ट्रीट करेगी और वेस्ट में कोई मतलब ही नहीं है जो है वहां पे धर्म से गवर्नमेंट का। इंडिया में क्योंकि बहुत इल प्रैक्टिसेस थी, बहुत गलत गलत प्रैक्टिसेस थी, इसीलिए गवर्नमेंट अगर प्रमोट करेगी अच्छी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को तो सब में करेगी, किसी एक के साथ फेवर या डिसफेवर नहीं होगा, ठीक है। सब हम पढ़ेंगे ये आगे चल के, जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे अब सब कुछ, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेटिक क्या होगा पता ही है आपको, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाए, सब लोगों को राइट्स हो, सब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर पाए और रिप्रेजेंटेटिव लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो, ठीक है। एक ऐसी गवर्नमेंट जो लॉज के अकॉर्डिंग काम करे। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हेरिडेटरी नहीं होंगे, ठीक है। वो जो है किसी ग्रुप में से सिलेक्टेड नहीं होंगे, वो इलेक्टेड होंगे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, डजंट मैटर, बट लोगों के द्वारा इलेक्ट होंगे। तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, जो कि इलेक्ट होते हैं, ठीक है, और कोई हेरिडेटरी रूलर नहीं है। इससे इंश्योर होता है कि क्या सबके पास देश के हाईएस्ट ऑफिस को होल्ड करने के एबिलिटी, मतलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट लोगों के लिए ओपन है या नहीं है, अगर है तो रिपब्लिक, नहीं है तो दूसरा सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं फिर अगला, जस्टिस क्या है। जस्टिस मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पे, सोशल इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाएगा, गवर्नमेंट सब लोगों के वीकर सेक्शन के या सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी, ठीक है। लिबर्टी मतलब लोगों को फ्रीडम होगी, कुछ भी सोचे, है ना, तो मतलब अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, कोई भी बिलीफ रख सके, कोई भी एक्शन कर सके, अनटिल एंड अनलेस दूसरे लोगों की लिबर्टी हार्म ना हो या कुछ गलत काम ना हो स्टेट के अगेंस्ट, तब तक कर सकते हैं, ठीक है। कोई अननेसेसरी स्टेट जो है वो इंडिविजुअल की फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, इसी को बोलते हैं लिबर्टी। फिर इक्वलिटी क्या होता है, सब बराबर हैं कानून के सामने, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज खत्म होंगी, गवर्नमेंट सबको बराबर समझेगी लॉज के आगे। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, मतलब सबको, देशवासियों को एक ही फैमिली माना जाएगा, कोई अलग नहीं, कोई इंफीरियर नहीं, कोई सुपीरियर नहीं, एवरीवन इज यूनिवर्सली, ब्रदरहुड को प्रमोट किया जाएगा, एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। तो ये सब कुछ आइडियल्स हैं जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ लिखे हुए हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वी द पीपल, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, ठीक है, प्रियम्बल में, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि भाई प्रियम्बल एक गाइडिंग लाइट की तरह, एक बीकन लाइट की तरह एक्ट करता है। जैसे एक टनल, जब एक ट्रेन जब एक टनल से क्रॉस कर रही होती है और जब लास्ट में एक रे ऑफ होप आती है, दैट इज अ बीकन लाइट, सो इट एक्ट्स एज अ बीकन लाइट कि क्या गवर्नमेंट सही है या गलत, क्या गवर्नमेंट के एक्शन सही है या गलत, क्या लॉ सही है या गलत, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक गाइड है हमारा, हमारे देश का, हमारी गवर्नमेंट का, हमारे लोगों का, क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वही जो फिलॉसफी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने दिखाया, जैसे बी आर अम्बेडकर, गांधी जी की फिलॉसफीज, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की स्पीच, ये हमें गाइड करते हैं, ठीक है, ताकि इंश्योर हो सके जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, और फ्रेटर्निटी, ठीक है, ताकि ये सब चीजें जो है वो इंश्योर हो सके, ठीक है। तो ये हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के गोल्स हैं और ये हमारा प्यारा सा प्रियम्बल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज मोर देन जस्ट अ वैल्यू,
ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसकी एक खाली एक फिलॉसफी नहीं है, और ये बेसिकली एक हमारे गवर्नेंस का एक फ्रेमवर्क है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक ढांचा है। वैसे ही जैसे हमारी बॉडी का हमारा स्केलेटन एक ढांचा है, वैसे ही हमारे देश का एक ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैसे इसके इंस्टीट्यूशन जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, आपकी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायत कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, कैसे काम करेंगे, इसका एक ढांचा है। ये कोर वैल्यूज जो है दिखाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जो पूरे देश का स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो है वो आउटलाइन करता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि नीड फॉर अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केवल रिजिड भी नहीं है और अनचेंजेबल भी नहीं है। रिजिड मतलब चेंज ना करो, अनचेंजेबल मतलब जो है कभी चेंज ना हो सके। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स में रिजिड भी है, मतलब बहुत डिफिकल्ट भी है, मुश्किल है कुछ प्रोविजंस को चेंज करना, और कुछ प्रोविजंस को इजीली भी चेंज किया जा सकता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर चेंजेस मेड टू अपडेट एंड इंप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं पर भी अगर ये फील होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बातें हैं जो अब आउटडेटेड हो गई हैं या अब सोसाइटी को सूट नहीं कर रही है, उनको अमेंड चेंज किया जा सकता है। वो उसको करने को, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट में एक डॉट भी लगाना है या कॉमा हटाना है या कुछ भी करना है, उसको बोलेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्लेक्सिबल भी है, ताकि पीपल की नई नई जो एस्पिरेशंस है लोगों की वो भी इनकॉर्पोरेट हो सके, और रिजिड भी है ताकि कोई भी गवर्नमेंट आकर के ऐसे ही चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी आर्बिट्रेरी पावर ना इस्तेमाल कर सके, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, तो देखो अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि कैसे फेयर इलेक्शंस होंगे, कौन पावर होल्ड करेगा, कौन प्रेसिडेंट, कौन पीएम, क्या पार्लियामेंट होगी, क्या स्टेट की पावर होंगी, सेंटर स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, चेक्स एंड बैलेंसेस, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो इनके बीच में पावर सेपरेटेड कैसे होंगी, और अगर ये ज्यादा पावर इस्तेमाल कर रहा है तो फिर ये इसको चेक करेंगे एग्जीक्यूटिव को, अगर ज्यादा पावर इस्तेमाल करेगा। अगर एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावर इस्तेमाल करेगा जुडिशरी, और जुडिशरी में कोई दिक्कत होगी तो फिर लेजिस्लेचर जो है वो उसको इम्पीच कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, आगे पढ़ेंगे हम इंडियन पॉलिटी में, ठीक है, कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस जो है पावर के मिसयूज को रोकते हैं, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है, ठीक है, लोगों को राइट्स देके। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को समझें तो एक लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम रीडर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, क्योंकि ये बेसिकली बहुत लॉयर्स के द्वारा डोमिनेटेड था, इट वाज अ लॉयर्स पैराडाइज, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नेंस का देता है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है इसको समझना। तीन की एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, हम जब समझते हैं उसको तो तीन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं, हम ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे जब आगे चल के, मैं साथ साथ बेयर एक्ट से दिखाता रहूंगा, हम ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। हम पहले समझते हैं कि कैसे उस टाइम पर लीडर्स जो है वो बेसिकली द फॉलोइंग आर द थ्री की एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एक्सप्लोर्ड इन डिटेल, ठीक है। तो हम ये सब भी देखते हैं कि भाई लीडर्स को कैसे इलेक्ट किया गया था, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, एक्सरसाइज कैसे होती है, लोगों के राइट्स क्या है उस, ठीक है, जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और तो ये कंक्लूजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नीड्स के साथ चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन भाई, और कुछ प्रोविजंस तो इतने भी हैं कि स्टेट से भी पूछना पड़ता है चेंज करने के लिए, जो फेडरल प्रोविजंस है, डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड प्रोविजंस है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डायनामिक है, इवॉल्विंग है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये इंश्योर करता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफेक्टिवली फेयर तरीके से रहे और अकाउंटेबल रहे, लोगों को हिसाब देना पड़े अपने काम का उसको, ठीक है। तो अगले चैप्टर में हम जो है और देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या की फीचर्स थे, ठीक है। तो एक ग्लॉसी है कुछ टर्म्स की, ठीक है, जैसे अपार्थीड क्या है बता दिया है, क्लॉज क्या है, जैसे अगर मान लो एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जैसे मानो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आर्टिकल 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आर्टिकल है, इसका सब पार्ट ए, तो दिस इज द क्लॉज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो इलेक्टेड लीडर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन पता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, चेंज करना होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, फाइनल पास होने से पहले एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें हर चीजों को लिखा जाता है, दैट इज द ड्राफ्ट। फिर प्रिलिमिनरी वर्जन मतलब शुरुआती, फिलोसफी मतलब होता है कुछ वो प्रिंसिपल्स जो गाइड करते हैं थॉट, बिलीफ, एक्शंस, वो फिलोसफी होता है। प्रियम्बल एक आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ट्रीजन जो शुरू में हमने नेल्सन मंडेला को देखा गया था, उनको एक्चुअली जो जेल में डाला गया था वो ट्रीजन के चार्ज पे डाला गया था। ट्रीजन मतलब अपने देशद्रोह,
मतलब देश की गवर्नमेंट को या तो ओवरथ्रो करने की कोशिश या उसके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश वो। ट्रस्ट मतलब एक प्री अरेंज मीटिंग या जो हमने पहले से जो प्रॉमिस किया था ट्रस्ट द डेस्टिनी मतलब नियति के साथ जो हमने पहले से एक प्रॉमिस करके रखा था कि हम इंडिपेंडेंट बना के रहेंगे देश को, ठीक है? वो होता है ट्रस्ट, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है इतना अच्छा अच्छा सा कंटेंट लाने में, इतनी मिनिमलिस्ट वीडियो में आपको भरपूर कंटेंट देने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना टाइम देने के लिए। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ जो है वो नॉलेज गेन हुई होगी इससे। अगर हुई है तो प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब, लाइक भी कर दो प्लीज। और देखो मुझे इससे ना और मोटिवेशन मिलेगी आपकी आगे की वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।